हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट्स हंट। और गाइस आज हम लोग बात करने वाले मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज के बारे में, किस तरीके से ये इंडस्ट्रीज जो है इंडिया के जीडीपी में हेल्प करती हैं, किस तरीके से हमारा इंपोर्ट होता है, किस तरीके से एक्सपोर्ट होता है, ये चीज़ें किस किस पार्ट में ऐड करती हैं, हमारी जो इकोनॉमी हो गई वहाँ पर हेल्प करती हैं, साथ साथ हमारे अनएम्प्लॉयमेंट को हटाने में ये हेल्प करती हैं। क्योंकि जब इंडस्ट्रीज किसी एरिया में लोकेट की जाती है तो वहां पर लोगों का क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट होगा और स्पेशली उस एरिया में डेवलपमेंट भी होगा, पॉवर्टी भी हटेगी। तो कुल मिलाकर अगर देश का जो हमें इकोनॉमिक डेवलपमेंट निकालना है तो हमें मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज को अपना बहुत ज़्यादा स्ट्रांग बनाना होगा, जिससे कि हम लोग अपने ऊपर निर्भर हों। जो बोला जा रहा है अभी आत्मनिर्भर सेल्फ डिपेंडेंट, तो इसका मतलब क्या होता है कि हम इतना ज़्यादा गुड्स प्रोडक्ट करें कि हमारे लिए वो सफिशिएंट हो, प्लस हम कुछ चीज़ों का एक्सपोर्ट भी कर सके, जिससे हमारी इकोनॉमी क्या हो, मजबूत हो, हम दूसरे देशों को बेच सकें और हमारी इकोनॉमी क्या हो जाए, मजबूत हो जाए। तो गाइस आज जितनी भी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज हैं जो मेन हमारे जीडीपी में हेल्प करती हैं, आज सारी जीडीपी में जो हेल्प करने वाली इंडस्ट्रीज हैं मैन्युफैक्चरिंग, उनको हम लोग बात करने वाले हैं। तो गाइस शुरुआत करते हैं वीडियो को मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज के साथ। सबसे पहले बात करते हैं मैन्युफैक्चरिंग क्या होता है। जब भी कोई रॉ मटेरियल है उसको फिनिश्ड गुड में लाना, कुछ एक प्रोडक्ट निकालना जिसका कि हम लोग यूज कर सकें। वो एग्रीकल्चर बेस्ड भी हो सकता है और वो मिनरल बेस्ड भी हो सकता है, वो मे भी हो सकता है कि आपकी छोटी इंडस्ट्रीज हो, वो हो सकता है कि बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज में ये सब काम चल रहा हो सकता है किसी चीज में लागत कम लग रही हो, किसी चीज में लागत ज्यादा लग रही हो, पैसा ज्यादा लग रहा हो। तो कोई भी चीज हो, अगर उसने कुछ रॉ मटेरियल को कुछ वैल्यूएबल प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर दिया तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, मैन्युफैक्चरिंग। प्रोडक्शन ऑफ गुड्स इन लार्ज क्वांटिटीज after processing from raw material to more valuable product is called manufacturing। मतलब कि कुछ ऐसा बन जाए जिसकी वैल्यू पहले से ज्यादा हो, उसको हम लोग क्या बोलेंगे कि मैन्युफैक्चरिंग हो गया। ठीक है, आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से काफी बड़े बड़े इंडस्ट्रीज होती हैं जहाँ पे बहुत सारी मैन्युफैक्चरिंग चल रहा है। सम जगह पर मान लो कि आयरन का आपका मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, कुछ रॉड्स बनाए जा रहे हैं, कुछ फ्रेम्स वगैरह बनाए जा रहे हैं, ये देख रहे हो आप, जूट बोरी वगैरह बनाया जा रहा है, बैग वगैरह बनाए जा रहे हैं। तो जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज होती हैं वो हमारे कौन से सेक्टर में आती है, सेकेंडरी सेक्टर में। अब इस सेकेंडरी सेक्टर क्या होता है, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्सरी सेक्टर। ठीक है, तो सेकेंडरी सेक्टर के मतलब वो होता है कि जहां पर कुछ ना कुछ हमारा वैल्यूएबल प्रोडक्ट निकल कर आए। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज के वजह से जो टर्सरी सेक्टर में है वहां भी हेल्प करती है कौन, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज टर्सरी सेक्टर को भी बढ़ावा देता है। लाइकवाइज अगर बात करें जैसे ट्रांसपोर्टेशन चाहिए, तो कोई जब प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा तो उसको ट्रांसपोर्टेशन भी चाहिए होगा मार्केट तक ले जाने के लिए, सेल करने के लिए। ठीक है, तो इसको क्या बोला जाता है, बैकबोन ऑफ जनरल एंड इकोनॉमिक। अब बैकबोन क्यों बोला गया है, अगर हम बात करें किसी एक एरिया में वहां पर कोई फैक्ट्री का सेटअप किया है हमने यहाँ पर, तो वहां जो आसपास रहने वाले लोग हैं उनको क्या होगा, बहुत ज्यादा हेल्प होगा, उस एरिया का डेवलपमेंट होगा। प्लस और क्या होगा, इस इंडस्ट्रीज की वजह से कि हम गुड्स प्रोडक्ट करेंगे तो जो गुड्स बनाएंगे उनको हम मार्केट में सेल कर सकते हैं। और अगर हम बात करें, अगर हम ज़्यादा मटेरियल बनाते हैं तो इसको हम एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं, तो हमें इकोनॉमिकली भी बहुत ज़्यादा फायदा होगा। अगर हम बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल में क्या आते हैं कि पेपर जो मैन्युफैक्चरिंग होता है वुड से, आप जानते ही हो वुड क्या है, एक रॉ मटेरियल, उसको किस में प्रोडक्ट किया गया, पेपर बनाया गया, तो वो क्या हो जाएगी हमारी एक तरीके से मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। उसके बाद क्या है, आप देखते हो शुगर केन से शुगर बनाया जाता है, तो ये भी क्या है हमारी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। और क्या हो गया, अगर आप देखें एल्यूमिनियम ओर हो गए या आपके आयरन ओर हो गए, उससे कुछ आप आयरन का निकाल के बना रहे हैं, फ्रेम्स वगैरह बना रहे हैं, रॉड्स वगैरह बना रहे हैं, कुछ भी आप वैल्यूएबल निकालते हैं वहां से, तो वो क्या आ जाता है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में। आपको एग्जाम्पल बहुत याद रखने हैं, आपको हर बार यही बोला जा रहा है कि हमारा मेन टारगेट क्या है कि एग्जाम्पल्स को ऐसे इस तरीके से हम लोग फॉर्म करेंगे कि हमारी चीजें दिमाग में पूरा क्लियर हो जाए। एक्चुअली जो सोशल स्टडीज हम लोग पढ़ते हैं और स्पेशली जियोग्राफी में अगर हमने चीजों को इंटरलिंक करके समझ लिया एक बार, तो हमें याद कुछ नहीं करना पड़ेगा। गलती कहां पे होती है, हम लोगों को लगता है कि याद करने वाला सब्जेक्ट है, चलो डेफिनेशन रखते हैं काम हो जाएगा। लेकिन अगर डेफिनेशन आपको याद नहीं भी है, लेकिन अगर एग्जाम्पल याद रह जाता है तो आप क्या कर सकते हैं, डेफिनेशन का फॉर्मेशन कर सकते हैं। तो आपको पूरा का पूरा जो अपना फोकस रखना है, क्रक्स रखना है, वो किस बात पर रखना है कि हमें एग्जाम्पल्स को समझने हैं, एग्जाम्पल्स को इंटरलिंक करने हैं चीजों के साथ, हमें सारी चीजें अपने आप याद हो जाएंगी। ये आप देख सकते हैं कि शुगर यहाँ पर बनाया जा रहा है, शुगर केन। तो सबसे पहले बात करते हैं ये जो इंडस्ट्रीज है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, वो हमारे लिए कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, किस किस
पॉइंट पर ये हमारे लिए हेल्प करती है। एज अ कंट्री की बात करें तो कितना हेल्प करती है, एज अ इंडिविजुअल की बात करें तो कितना हेल्प करती है, इनसे हमें क्या क्या चीजें प्राप्त होती हैं, जरा हम लोग बात करते हैं। तो हम बात करते हैं इंपोर्टेंस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। तो सबसे पहले ये लोग क्या करती है, हमारी जो इंडिया है, कंट्री है, वो किस पर बेस करती है कि जो फार्मर्स की इनकम होती है, एग्रीकल्चर बेस हमारी इकोनॉमी है। वहां पर क्या होता है, अगर किसी टाइम पर पानी नहीं बरसा, रेन नहीं हुई, और किसी टाइम पर अगर फसल जो हमारी क्रॉप है वो अच्छी नहीं होती है, तो क्या होता है, हमारी इकोनॉमी में बहुत ज्यादा लॉस आ जाता है। तो उसकी डिपेंडेंसी को रोकने के लिए अगर हमने मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज को बढ़ाया तो हम लोग उससे ऊपर आ सकते हैं कि अगर हमारे यहाँ पर क्रॉप अच्छी नहीं हुई तब भी हमारी इकोनॉमी पर ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमने किस पर फोकस ज्यादा कर लिया इस बार, सेकेंडरी जो हमारी यूनिट है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री जो हमारा सेकेंडरी सेक्टर में, उसको अगर हमने मजबूत कर लिया तो ये क्या करेगा, जो हमारी इनकम है कहां से आती है, एग्रीकल्चर इनकम से, उसको क्या प्रोवाइड कराएगा, जॉब्स निकालेगा कहां पर, सेकेंडरी एंड टर्सरी सेक्टर पर। तो हमारी जो पूरी की पूरी जो डिपेंडेंसी थी एग्रीकल्चर के ऊपर, वो कहीं ना कहीं कम हो जाएगी। तो ये हमारे लिए काफी अच्छा फायदा होगा। और क्या बोला जा रहा है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इज अ प्री कंडीशन फॉर एरेडिकेशन ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट एंड पॉवर्टी फ्रॉम अवर कंट्री। अनएम्प्लॉयमेंट को हटाना है और पॉवर्टी को हटाना है, गरीबी को हटाना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट करना पड़ेगा। जब इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होगा तो किसी एक एरिया में अगर वहां पर कोई फैक्ट्री खुलती है तो वहां पे जो रह रहे आसपास वाले लोग हैं उनको क्या मिलेगा, एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। तो उनका जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो क्या होगा, हाई होगा। तो उनकी जो पॉवर्टी हमारे देश से वो हट सकती है। कैसे हट सकती है, हमें इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट करना पड़ेगा। और क्या कर सकते हैं हम लोग, एक्सपोर्ट ऑफ मैन्युफैक्चर्ड गुड्स एक्सपेंड ट्रेड एंड कमर्स एंड ब्रिंग्स इन मच नीडेड फॉरेन एक्सचेंज। अगर हम ज्यादा से ज्यादा चीजों का मैन्युफैक्चरिंग करेंगे और उसका क्या करेंगे, एक्सपोर्ट करेंगे, तो कहीं ना कहीं हमारा फॉरेन एक्सचेंज जो हमें जरूरत है वो एक्सपोर्ट से हम लोग प्राप्त कर सकते हैं। तो अगेन किसका हमें हेल्प चाहिए होगी, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज की। और क्या कर सकते हैं, इंडिया प्रॉस्पेरिटी लाइज इन इंक्रीजिंग एंड डाइवर्सिफाइंग इस मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज एज क्विक एज पॉसिबल। मतलब कि अगर हमें देश में पैसा ज्यादा करना है तो क्या करें, हम अपना सामान ज्यादा से ज्यादा दूसरे देशों को बेचेंगे, ज्यादा से ज्यादा हमें प्रॉफिट होगा, ज्यादा से ज्यादा इकोनॉमी हमारी बिल्ड होगी। तो हमारा अगेन हमें मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज पर फोकस करना पड़ेगा। उसके बाद क्या है, एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री। अब बात करते हैं जितनी भी जो इंडस्ट्रीज की हम लोग बात कर रहे हैं उनका एग्रीकल्चर से किस तरीके से रिलेशन है, कैसे एग्रीकल्चर इंडस्ट्री को हेल्प करता है और इंडस्ट्री जो है हमारी एग्रीकल्चर को हेल्प करती है। एक्चुअली ये दोनों से इंटरलिंक है। अगर आप बात करें नॉर्मली कोई क्रॉप वगैरह अगर आपने देखी हो कि कोई फार्मर जब क्रॉप का कल्टीवेशन करता है तो वहां पर क्या है, कुछ हमें खाद वगैरह भी चाहिए होती है और कुछ हमें देखा होगा आपने पंप वगैरह चाहिए होते हैं जो पानी को सप्लाई करते हैं। वहां पर अगर मान लो रेन नहीं हो रही है तो हमें पानी खेत में लगाना है, वाटर को ले जाना है, तो हमें पंप्स का यूज करना पड़ता है। वो पंप्स कहाँ से आते हैं, वो पंप्स जो है हमारी इंडस्ट्रीज मैन्युफैक्चर करती हैं। अब जो एग्रीकल्चर की बात करें, एग्रीकल्चर ने जैसे शुगर केन वहां पर हुआ, शुगर केन से हमें शुगर बनाना है तो वो कौन करेगा, इंडस्ट्रीज करेंगी। जितने भी फूड प्रोडक्ट होते हैं वो एग्रीकल्चर से निकल के आते हैं, रॉ मटेरियल एग्रीकल्चर से आता है, उस रॉ मटेरियल को कौन प्रोसेस करता है, इंडस्ट्री करती है। तो एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री एक दूसरे से बिल्कुल हैंड टू हैंड चलते हैं, बिल्कुल हाथ पकड़ के चलना पड़ता है इनको, क्योंकि एक का काम दूसरे से होता है, दूसरे का काम पहले से होता है। पहला वाला जो बना रहा है उसका यूज कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर करता है और एग्रीकल्चर का यूज कहीं ना कहीं इंडस्ट्री करता है। एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री आर नॉट एक्सक्लूसिव ऑफ ईच अदर, दे मूव हैंड इन हैंड। मतलब कि एक दूसरे से अलग अलग नहीं है, आपको मैंने एग्जाम्पल के थ्रू समझा दिया है। और क्या होता है कि जैसे पंप्स वगैरह हो गए, फर्टिलाइजर्स हैं, तो ये सब कहां से आएंगे, हमें इंडस्ट्रीज से मिलेंगे। और कहां पे यूज होगा, एग्रीकल्चर में। एग्रीकल्चर से जो चीजें हमें निकल के आ रही हैं, शुगर केन हो गया या और कोई भी आप फूड प्रोडक्ट ले लें, तो उसका जो हमें प्रोडक्ट बनाना है फाइनल को कौन बनाएगा, इंडस्ट्री बनाएगी। तो इंडस्ट्रीज डिपेंड्स ऑन एग्रीकल्चर फॉर रॉ मटेरियल एंड सेल देयर प्रोडक्ट सच एज इरिगेशन पंप्स एंड फर्टिलाइजर। मतलब कि जो भी आपके पंप्स वगैरह बन रहे हैं, फर्टिलाइजर्स बन रहे हैं, और भी जो भी प्रोडक्ट है वो कहाँ पे सेल हो रहे हैं, आपके एग्रीकल्चर में। और एग्रीकल्चर प्रोड्यूस रॉ मटेरियल फॉर इंडस्ट्री। जो स्पेशली जो फूड इंडस्ट्रीज है उनके लिए क्या करता है, रॉ मटेरियल का फॉर्मेशन करता है, प्रोवाइड कराता है। अब बात करें अगर हम ग्लोबलाइजेशन की, हमारी जो इंडस्ट्रीज है उनको अगर ग्लोबल लेवल पर कंपीट करना है, मतलब कि दूसरे देशों के साथ कंपटीशन करना है, तो क्या क्या चीजों को ध्यान करना पड़ेगा और कहां कहां हमें दिक्कत आ रही है वहां वहां पर हमें चीजों को इंप्रूव करना पड़ेगा। क्योंकि ये एक लोकेशन की बात नहीं कर रहे हैं, एक पर्टिकुलर एरिया की बात नहीं कर रहे हैं, पूरे ग्लोब की बात कर रहे हैं, हर एक कंट्रीज की बात कर रहे हैं।
तो हमारी जो कंट्रीज में प्रोडक्शन हो रहा है वो दूसरे वाली कंट्री से बेटर होना चाहिए, तभी कोई तीसरी वाली कंट्री उसको परचेज करेगी हमारे साथ, नहीं तो वो दूसरी कंट्री से क्यों ना खरीद लेगी। तो हमें क्या करना चाहिए, अपनी जो क्वालिटी है उसको बढ़ाना चाहिए, और जो हमारा जो कॉस्ट निकल के आ रहा है, जो प्राइस हम दे रहे हैं वो हमें कम से कम रखना पड़ेगा, ताकि सामने वाले को ज्यादा क्वालिटी भी मिले और कम पैसों में मिले। तो वो प्रेफर किसको करेगा, वो प्रेफर हमें करेगा। एक्चुअली जो ग्लोबल की बात करें, जैसे जैसे मार्केट बढ़ता जाता है, अगर आप किसी एक छोटे प्लेस की बात करें तो वहां पर कंपटीशन कम होता है। जब आप बड़े प्लेसेस पे जाएंगे और प्लेसेस को ऐड करेंगे तो कंपटीशन बढ़ता जाएगा, और जब आप पूरे ग्लोब की बात करेंगे तो क्या होगा, बहुत सारी कंट्रीज है वहां पर, तो क्या होगा, कंपटीशन बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा। तो आपको हर एक चीज का ध्यान रखना है कि किस तरीके से हमें कंपटीशन भी करना है, हमें कंपटीशन में बने भी रहना है, हमें अपनी क्वालिटी को भी बढ़ा के रखना है। तो देखते हैं क्या क्या चीजों को हमें करना पड़े। हमारी जो इंडस्ट्री है उसको क्या जरूरत है, और एफिशिएंट और कॉम्पिटिटिव बनने की जरूरत है। एफिशिएंसी उनकी ज्यादा निकल के आना चाहिए, ज्यादा प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होना चाहिए, और क्या होना चाहिए, कंपटीशन की अगर बात करें तो जो सामने वाला बंदा है अगर वो 2 रुपए में बेच रहा है और सेम क्वालिटी का, तो हमें कहीं ना कहीं 1 रुपए 99 पैसे तक आना पड़ेगा, 1 रुपीज 99 पैसे तक हमें पहुंचना पड़ेगा, ताकि लोग हमारी चीजों को प्रेफर करें। अवर मैन्युफैक्चर्ड गुड मस्ट बी एट पर इन क्वालिटी विथ दोस्त इन दी इंटरनेशनल ट्रेड। मतलब कि जो इंटरनेशनल मार्केट में जो ट्रेडिंग हो रही है, जो व्यापार हो रहा है, उसकी जो क्वालिटी से गुड्स की, हमें उस क्वालिटी तक पहुंचना पड़ेगा। उस क्वालिटी से बेटर बनती है तो वेल एंड गुड, पर हमें उस क्वालिटी तक तो पहुंचना ही पड़ेगा, ताकि लोग हमारे ऊपर भरोसा दिखाएं। अगर हमारा प्रोडक्ट खरीदते हैं तो फ्यूचर में भी हमसे परचेस करें, क्योंकि हमारी क्वालिटी अच्छी निकल के आनी चाहिए। सेल्फ सफिशिएंसी एलोन इज नॉट इनफ। मतलब हमें अपने लिए प्रोडक्ट केवल बना के नहीं बैठ जाना है, हमें इतने प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करना है कि हम एक्सपोर्ट भी ज़्यादा से ज़्यादा कर सके, और अपने लिए खुद को भी हम लोग यहाँ पर मटेरियल बना सकें। अब बात करते हैं कि जो कंट्रीब्यूशन है इंडस्ट्री का हमारी नेशनल इकोनॉमी में, वो क्या होता है इन टर्म्स ऑफ रुपए। जब भी नेशनल इकोनॉमी की बात करते हैं हम लोग रुपए की, तो ये जो इंडस्ट्रीज है वो कितने रुपए हमारी जीडीपी में हेल्प करती है, इकोनॉमी में हेल्प करती है, कैसे कितने परसेंट ये करती हैं काम, जरा देखते हैं। ये आपका एनसीईआरटी का डेटा है। तो ओवर द लास्ट 2 डिकेड्स द शेयर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स हैज स्टैग्नेटेड। मतलब कि अगर आप बात करें 2 डिकेड्स की, तो हमारा ये रुका हुआ है, जबकि इसको बढ़ना चाहिए था। ये देखिए आप कितने पर रुका हुआ है, 17%। और जो एशियन और कंट्रीज हैं वहां पर क्या, एशियन की जो कंट्रीज है वहां 25 to 35 तक उनका शेयर है, कहां पर, जीडीपी पर। तो इसको बढ़ाने की जरूरत है। द ट्रेंड ऑफ ग्रोथ रेट इन मैन्युफैक्चरिंग ओवर द लास्ट डिकेड हैज बीन अराउंड 7% पर एनम। द डिजायर्ड ग्रोथ रेट ओवर द नेक्स्ट डिकेड इज 12%। हम लोग हर चीज का एक अप्रोक्सीमेशन लगाते हैं, ऐसे अप्रोक्सीमेशन यहाँ पर है। तो अब हम बात करते हैं जो हमारी इंडस्ट्री है उसकी लोकेशन क्या होगी, किस जगह पर हम इंडस्ट्री को लगाएं ताकि हमें ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट्स हो। सपोज करिए ये एक साइड है, मुझे एक इंडस्ट्री लगानी है, तो मैं इस साइड को प्रेफर करूं, या एक दूसरी साइड है इस साइड को प्रेफर करूं। विच साइड इज बेटर फॉर मी टू सेट अप अ इंडस्ट्री। तो मैं किस किस बातों का ध्यान रखूंगा कि मुझे यहां पर लगानी है, तो उन बातों का हम ध्यान रखते हैं। कौन कौन सी बात होंगी, सबसे पहले बात करेंगे रॉ मटेरियल। तो साइट हम चूज करने वाले ए और बी में से, उस पर क्या होना चाहिए, रॉ मटेरियल हमें बहुत आसानी से मिलना चाहिए, और क्या होना चाहिए, सस्ते रेट्स पर मिलना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम मान लो कोई चीज का फॉर्मेशन कर रहे हैं, यहाँ पर वो चीज हमें खरीदने में मिल रही है 10 रुपए की और यहाँ पर मिलती है 20 रुपए की, और हम 20 रुपए पर सेटअप कर लेंगे। ऐसा नहीं करेंगे हम लोग। सारे जो फैक्टर्स है उनका यूज करेंगे कि कौन कौन से फैक्टर्स में कितने का हमें फायदा हो रहा है, कितने का हमें नुकसान हो रहा है। उसके बाद दूसरा क्या होता है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एट साइट। हम साइट पर जो भी प्रोडक्शन करने वाले हैं, अगर लेबर कॉस्ट की बात करें तो वो प्रोडक्शन निकल के क्या आना चाहिए, उसकी कॉस्ट कम निकल के आना चाहिए। ऐसा नहीं हमने यहाँ पर 10 रुपए का खरीदा, लेकिन जब फॉर्मेशन कर रहे हैं तो 20 रुपए का हमारा मैन्युफैक्चरिंग आ गया, और यहाँ पर हमारा 5 रुपए का मैन्युफैक्चरिंग आ रहा था। तो ये कितना हो गया हमारा 25 रुपए, यहाँ पर 30 हो गया हमारा। एक्चुअल में हमें यहाँ पर क्या मिला था, रॉ मटेरियल सस्ता मिला था 10 रुपए का, यहाँ पर हमें थोड़ा सा महंगा मिला था। पर हुआ क्या, जो हमारी प्रोडक्शन की कॉस्ट थी वो यहाँ पर 20 रुपए निकल कर आई और यहाँ पर 5 रुपए निकल के आई। तो हमें फायदा इस वाली साइड पर होगा ना कि प्रोडक्शन की कॉस्ट कम आ रही है, टोटल ओवरऑल हमें क्या हो रहा है, फायदा होगा यहाँ पर। तो सारी चीजें एक एक पॉइंट को अच्छे से समझना है यहाँ पर कि हम साइट की जब लोकेशन करते हैं तो किस तरीके से हम लोग डिसाइड करते हैं। उसके बाद क्या होता है, कॉस्ट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोडक्ट। हमारे जो प्रोडक्ट है हम उनको डिस्ट्रीब्यूट करने वाले हैं मार्केट्स में, तो हमारे लिए यहाँ से मार्केट्स में सप्लाई करना आसान होगा कि यहाँ से सप्लाई करना आसान होगा, ठीक है। और क्या होती है, डिसीजन टू लोकेट फैक्ट्री एट साइट। तो साइट पर जो फैक्ट्री हम लोग लोकेट कर रहे हैं उसका हमें डिसीजन लेना होता है कि कहाँ पर हम लोकेट करें। अब बात करते हैं कि जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है और अर्बनाइजेशन है,
ये कितने कोरिलेट करते हैं एक दूसरे से, कितने एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो आफ्टर एन इंडस्ट्रियल एक्टिविटी स्टार्ट अर्बनाइजेशन फॉलोस, मतलब जरा आप देखिए यहाँ पर कोई एक फैक्ट्री है, यहाँ पर मैंने फैक्ट्री बनाई, तो यहाँ पर क्या होंगे, जो लोग रह रहे होंगे उनको क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट के चांसेस ज़्यादा से ज़्यादा होंगे। तो क्या होगा, वहाँ पर अर्बनाइजेशन ज़्यादा से ज़्यादा होगा, डेवलपमेंट ज़्यादा से ज़्यादा होने के चांसेस आप देख सकते हैं। जहाँ जहाँ फैक्ट्रीज ज़्यादा होती हैं आप देखते हैं वर्कर्स बाहर से भी आते हैं, वहाँ का चीज़ों का डेवलपमेंट होता है, वहाँ पर जो शॉप्स होती हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा उन पर सेलिंग होती है, तो उनकी भी इनकम अच्छी खासी हो जाती है। तो जब इनकम अच्छी होती है तो उनकी जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो भी हाई हो जाते हैं। समटाइम्स इंडस्ट्रीज आर लोकेटेड इन ऑन फार और नियर सिटीज, ठीक है। सिटीज प्रोवाइड मार्केट्स एंड आल्सो प्रोवाइड सर्विसेज सच एज बैंकिंग। सिटीज में क्या होता है, बैंकिंग सेक्टर्स आपको इजीली मिल जाते हैं, ट्रांसपोर्ट आपको मिल जाता है, लेबर मिल जाती है, कंसल्टेंसी मिल जाती है और फाइनेंशियल एडवाइस भी मिल जाती है। इंडस्ट्रियलाइजेशन अर्बनाइजेशन दोनों क्या है, हाथ से हाथ में पकड़कर चलते हैं, एक दूसरे से कोरिलेट करते हैं। ऐसे कोरिलेट कौन करता था, इंडस्ट्री और एग्रीकल्चर भी रिलेट करते थे। Many industry tend to come together to make use of the advantage offered by the urban centers known as agglomeration economy. Agglomeration economies ये क्या होता है, एक्चुअली क्या है, अर्बनाइजेशन का जो हेल्प हो रहा है, वहाँ पर जो लोगों की जो पॉपुलेशन है उसकी जब हेल्प से कोई चीज़ें, जब कुछ चीज़ें साथ में आती हैं तो सबका जब फायदा होता है, बेनिफिट होता है, तो एग्लोमरेशन बोलते हैं उसको। जब सब लोग साथ में आए और सबको बेनिफिट हो गया तो उसको क्या बोलते हैं, एग्लोमरेशन इकोनॉमीज, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं इंडस्ट्री का जो मार्केट का लाइन है वो किस तरीके से चलता है। तो सबसे पहले क्या होता है, रॉ मटेरियल कहीं ना कहीं हमें खरीदना होता है, कैपिटल इन्वेस्ट करनी होती है, लैंड वगैरह चाहिए होता है, हमें लेबर वगैरह चाहिए होती है, ठीक है, और इंफ्रास्ट्रक्चर सब कुछ, ये सारी चीजें हमें पहले इनपुट्स में देनी पड़ती है, उसके बाद ना हम प्रोडक्ट को बना पाएंगे ना। ऐसा तो है नहीं कि पहले प्रोडक्ट बना लेंगे, बेच लेंगे, फिर जो पैसा आएगा उसके बाद हम लोग लगाएंगे, नहीं, पहले आपको पैसा लगाना पड़ेगा, आपको एक लैंड चाहिए होगी, आपको कुछ लेबर्स चाहिए होंगे, आपको कुछ वर्कर्स चाहिए होंगे जो आपके लिए क्या करें, मटेरियल को प्रोड्यूस करें, आपको गुड्स बनाकर दें। उस गुड्स को क्या ट्रांसफर करके फैक्ट्री, इन सब चीजों को क्या है आप ट्रांसपोर्ट करके कहां तक लाएंगे, फैक्ट्री लाएंगे। आप जो भी इनपुट्स हैं सारी चीजें आप रॉ मटेरियल्स को लेके आएंगे, कहां पर, ट्रांसपोर्ट करके फैक्ट्री में लेके आएंगे। फैक्ट्री से क्या बनेगा, आउटपुट्स निकालेंगे, लेबर वगैरह जो है आपकी ये क्या करेगी, आउटपुट्स निकालेगी, गुड्स आपके मैन्युफैक्चर करेगी, और इन गुड्स को लेकर आप कहां जाएंगे, ट्रांसपोर्ट करते हुए मार्केट में जाएंगे, और मार्केट से क्या होगी, आपको मनी मिलेगी, पैसा मिलेगा। तो अगेन आपको पैसा मिल गया, आपने जो प्रोडक्ट बनाया था, आपने शुरुआत में कॉस्ट लगाई थी एक, उसके बाद आपका क्या हुआ, फाइनल प्रोडक्ट बन गया, उसके बाद मार्केट में बेच के आपको इनकम आ गई। अब हम बात करते हैं जो हमारी इंडस्ट्रीज होती हैं वो बहुत अलग अलग टाइप की होती हैं, उनके टाइप्स कैसे डिफाइन करेंगे, तो कुछ इंडस्ट्रीज को हम लोग अलग अलग करेंगे, टाइप्स निकालेंगे, तो वो हो सकता है रॉ मटेरियल के बेस पर हो, ठीक है, किसी में एग्रीकल्चर पर बेस आएगा, किसी में मिनरल बेस आएगा, किसी को हम लोग कैपिटल बेस पे डिवाइड करेंगे कि इन वाली इंडस्ट्रीज में पैसा ज्यादा लग रहा है, इस वाली इंडस्ट्रीज में पैसा कम लग रहा है, किसी में हम लोग मटेरियल का जो वेट है उसके ऊपर डिपेंड करेंगे कि ये लो है या हाई प्रोडक्ट वाली रेंज है, ठीक है। तो एक एक करके हम लोग सारी इंडस्ट्रीज को डिफाइन करते हैं, उनमें डिफरेंस देखने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल। तो सबसे पहला क्या आता है, एग्रो वेस्ट, मतलब कि जो एग्रीकल्चर पर बेस होती हैं, जिनमें क्या होता है, रॉ मटेरियल कहां से निकल के आना है, एग्रीकल्चर से। ये देख सकते हो आप, ये शुगर निकलेगा शुगर केन से, ठीक है, ये आपका कॉटन वगैरह हो गया। तो कौन कौन सी होती है, कॉटन, वूलन, जूट, सिल्क, टेक्सटाइल, रबर, शुगर, टी, कॉफी, एडिबल ऑयल। तो ये सब क्या है आपके एग्रो वेस्ट जो इंडस्ट्रीज है, वहां पर जो रॉ मटेरियल जाना है वो कहां से जाना है, एग्रीकल्चर से। आपको बिल्कुल सिंपल सा सीधा सा पॉइंट याद रखना है, एग्रो वेस्ट एग्रीकल्चर से रॉ मटेरियल। उसके बाद क्या होता है, मिनरल वेस्ट। मिनरल वेस्ट में क्या होता है कि जहां पर माइनिंग वगैरह होती है वहां से मिनरल्स वगैरह निकलते हैं, तो ये जाकर प्रोसेस होते हैं कहां पर, इंडस्ट्रीज में। तो इसमें कौन कौन से आते हैं, आयरन एंड स्टील, सीमेंट, एल्यूमिनियम, मशीन, टूल्स एंड पेट्रोकेमिकल्स। इनमें कोई भी हमें एग्रीकल्चर का रॉ मटेरियल नहीं चाहिए होता है, ठीक है। उसके बाद क्या आती है, अकॉर्डिंग टू देयर मेन रोल, उनका मेन काम क्या है, ठीक है, वो किस पर्पस को फॉलो कर रही है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि बेसिक और की इंडस्ट्रीज आर दोस विच सप्लाई देयर प्रोडक्ट्स एज रॉ मटेरियल टू मैन्युफैक्चर अदर गुड्स। जो सप्लाई करें रॉ मटेरियल को एज अ प्रोडक्ट के रूप में टू मैन्युफैक्चर, और चीजों को बनाने के लिए रॉ मटेरियल सप्लाई करें, तो इनको क्या बोलते हैं, बेसिक और की इंडस्ट्रीज। इनमें कौन कौन सी आती है, कॉपर स्मेल्टिंग हो गया आपका, एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग हो गया,
और क्या है, कंज्यूमर इंडस्ट्री। इसमें जो प्रोडक्ट हमारा बन के निकल के आ रहा है उसको डायरेक्टली यूज कौन करेगा, कस्टमर करेगा। जैसे अगर हम बात करें शुगर की, शुगर आप जाके मार्केट में तुरंत के तुरंत लेके आके यूज कर सकते हैं। टूथपेस्ट हो गया आपका, पेपर हो गए, सेविंग हो गई, सेविंग मशीन हो गई, फैंस हो गए, यहाँ पर आप देख भी सकते हैं। ठीक है, अब और क्या होगा, ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट, मतलब कि उस इंडस्ट्री को सेटअप करने के लिए हमें कितना पैसा लगाना पड़ेगा, ज्यादा पैसा चाहिए या कम चाहिए। अगर कम चाहिए तो उसको क्या बोलेंगे, स्मॉल सेक्टर इंडस्ट्री, और अगर ज्यादा चाहिए तो उसको क्या बोलेंगे, लार्ज स्केल इंडस्ट्री। अब कितना कम और कितना ज्यादा कोई ऐसे थोड़ी ना होता है कि आप बोल दे कि इतना चाहिए सर, इतना चाहिए, काम हो जाएगा। ऐसा नहीं होता, आपको एक नंबर बताना पड़ेगा, किस नंबर से ज्यादा किस नंबर से कम पर आप बोलेंगे स्मॉल स्केल इंडस्ट्री और लार्ज स्केल इंडस्ट्री। तो देखिए, इफ द इन्वेस्टमेंट इज लेस देन 1 करोड़, 1 करोड़ से अगर आपका कम होगा पैसा, अगर उस इंडस्ट्री को सेटअप करने के लिए लगेगा तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। अगर उसको सेटअप करने के लिए हमें 1 करोड़ से ज्यादा लग रहा है तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, लार्ज स्केल इंडस्ट्री। अब उसके बाद बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत ध्यान से समझना, ये अधिकतर एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा, तो आप बिल्कुल ध्यान लगाकर इस चीज को समझेंगे। तो इसमें क्या होता है, ओनरशिप। ओनरशिप का मतलब है कि वो जो कंपनी चल रही है, जो इंडस्ट्री चल रही है, उस पर किसकी अथॉरिटी होगी, किसका पावर होगा, किसकी वो कंपनी बोली जाएगी कि ये इसकी कंपनी है। तो इसमें सबसे पहले बात करते हैं पब्लिक सेक्टर। ये टोटली क्या होती है, ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय गवर्नमेंट एजेंसी। ये जितनी भी है उनमें क्या होता है, गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस होता है पूरा का पूरा। ये ओन्ड भी करती है और उसको ऑपरेट भी करती है। वेल हो गया आपका, सेल हो गया। उसके बाद क्या होता है, प्राइवेट सेक्टर। ये इंडस्ट्रीज क्या होती है, एक सिंगल इंडिविजुअल का होगा या तो ग्रुप ऑफ कुछ पर्संस होंगे, जो कुछ लोग होंगे ग्रुप के, उनका होगा। ये टोटली क्या होती है, प्राइवेट होती है। इसमें गवर्नमेंट का कोई भी रोल नहीं होगा। इसमें क्या आता है, टिस्को हो गया आपका, बजाज ऑटो लिमिटेड हो गया, डाबर इंडस्ट्रीज, ये सब क्या है, प्राइवेट है आपकी। उसके बाद क्या आता है, ज्वाइंट वेंचर। आपकी जो ज्वाइंट सेक्टर की आती है कंपनी, उसमें क्या होता है कि इंडस्ट्रीज विच आर ज्वाइंटली रन बाय द स्टेट एंड इंडिविजुअल और अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स। मतलब क्या हुआ कि इसमें जो ज्वाइंट सेक्टर का मतलब हो गया कि कुछ सरकार का भी और कुछ प्राइवेट का भी, दोनों लोग आपस में मिलकर एक जगह पर आएंगे और फिर एक कंपनी का सेटअप करेंगे और दोनों लोग मिलकर चलाएंगे। अब होगा क्या, कुछ लोग ऑपरेशन में, यहाँ पर जब दिक्कत क्या आएगी, कोई डिसीजन लेना है तो दिक्कत आएगी। यहाँ पर अगेन क्या दिक्कत आएगी, प्राइवेट वाला बोलेगा कि मेरे हिसाब से लो, और जो गवर्नमेंट होगी वो कहेगी हमारे हिसाब से लो। तो पहले ही से ये लाइन क्लियर करनी होती है यहाँ पर कि कौन सा डिसीजन कौन लेने वाला है। अगर आपका रॉ मटेरियल से डिसीजन है तो मान लो अगर पहले से डिसाइड हो गया कि ये प्राइवेट वाले लोग लेंगे तो वो लेंगे। उसके बाद अगर उनका सेलिंग का आया, मार्केटिंग का आया और बोला गया कि ये गवर्नमेंट लेगा तो गवर्नमेंट उसको डिसीजन लेगा, ये पहले से बोलना पड़ता है। ऑयल इंडिया लिमिटेड इज जॉइंटली ओन्ड बाय पब्लिक एंड प्राइवेट। अगेन अब सबसे इंपॉर्टेंट टर्म क्या आता है, कोऑपरेटिव सेक्टर क्या होती है। इंडस्ट्रीज आर ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय द प्रोड्यूसर और सप्लायर ऑफ रॉ मटेरियल वर्कर्स बोथ। मतलब कि सब लोग मिलकर इंडस्ट्री को चलाएंगे, जो जो लोग सप्लाई कर रहे हैं, जो जो लोग वर्कर्स वहां पर काम कर रहे हैं, वो सब मिलकर क्या बनाएंगे, एक इंडस्ट्री का सेटअप करेंगे। दे पूल इन द रिसोर्स एंड शेयर द प्रॉफिट लॉस। जितना प्रॉफिट होगा सब लोग मिलकर झेलेंगे और जो भी लॉस होगा उसको भी हमें झेलना पड़ेगा। सबसे अच्छा इसका एग्जाम्पल क्या है, शुगर इंडस्ट्री जो महाराष्ट्र में चलती है और जो कॉयर इंडस्ट्री है केरला में, वो किस पर बेस है, कोऑपरेटिव सेक्टर। तो कोऑपरेटिव सेक्टर का मतलब क्या हो गया, बहुत सारे लोगों का ग्रुप जो कि कहीं ना कहीं रॉ मटेरियल, कहीं ना कहीं वर्कर्स, कहीं ना कहीं कंसल्टेंसी अपनी सप्लाई करते हैं उस इंडस्ट्री में। तो उसमें जो भी लॉसेस होंगे, उसमें जो भी आपका प्रॉफिट होगी, वो सारे लोग शेयर करेंगे। इसको क्या बोलते हैं, कोऑपरेटिव, कोऑपरेशन दिखाना। अब उसके बाद क्या करते हैं, बेस्ड ऑन बल्क एंड वेट ऑफ रॉ मटेरियल एंड फिनिश गुड। मतलब कि जो निकल के आ रहा है रॉ मटेरियल हम लोग यूज कर रहे हैं और जो हम प्रोडक्ट बना रहे हैं उसका अगर हम वेट की बात करें तो वो वेट क्या होगा, हैवी है या लाइट है। बस दो तरीके का हो सकता है, या तो जो हमारा प्रोडक्ट निकल के आएगा वो बहुत भारी होगा या क्या होगा, लाइट होगा। तो हैवी इंडस्ट्रीज में क्या निकल के आती है, इनमें वेट क्या होता है, हैवी होगा, हाई होगा। तो क्या होगा, इसमें कौन कौन सी आती है, स्टील एंड आयरन। और सेकेंड लाइट वेट में क्या आती है, इनमें क्या होता है, जो आपका मटेरियल है वो क्या होता है, लाइट होते हैं। तो लाइट आप देख सकते हैं, जो इलेक्ट्रिकल हमारे सामान होते हैं जितने भी होते हैं, फ्यूज वगैरह हो गए, आपके बल्ब हो गए, तार हो गए, जितने भी हैं, ठीक है, वायर वगैरह, ये सब क्या होते हैं, बहुत लाइट वेट होते हैं। तो ये सब किस में आते हैं, लाइट इंडस्ट्री में आते हैं। अब बात करते हैं जो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री होती है उन। यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इस चैप्टर में जो डील करना है, हमें हर एक इंडस्ट्री के बारे में कुछ कुछ बातें हमें पढ़नी है।
ठीक है। और क्या होगा, पोल्यूशन के बारे में भी हमें बातें पढ़नी है, क्योंकि इंडस्ट्री से पोल्यूशन होता है। तो सबसे पहले बात करते हैं जो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री है, जिसमें एग्रीकल्चर की हेल्प चाहिए होती है, वो कौन कौन सी है? कॉटन, जूट, सिल्क, एडिबल ऑयल, ये सब। अब सबसे पहले बात करते हैं हम लोग टेक्सटाइल इंडस्ट्री की। ये क्या हमारी जीडीपी में एक सिग्निफिकेंस रोल प्ले करती है, ठीक है। टेक्सटाइल इंडस्ट्री ऑक्यूपाइज यूनिक पोजीशन इन दी इंडियन इकोनॉमी, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा हमारे देश में बहुत बड़े लेवल पर होता है। और ये क्या करता है? इट कंट्रीब्यूट सिग्निफिकेंट टू इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन एंड फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग। जैसा कि आपसे बोला था, जितना किसी इंडस्ट्री का डेवलपमेंट होगा उतना एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा, और जितना एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा और इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन उतना ज़्यादा होगा, तो हमारा क्या होगा? फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग करने में भी हमारी काफ़ी ज़्यादा हेल्प होगी। It is the only industry in the country which is self-reliant and complete in value chain from raw material to the highest value added product। ये सारे के सारे जो भी हमारे रॉ मटेरियल से हाईएस्ट वैल्यू प्रोडक्ट बन सकते हैं, वो सारे के सारे बनेंगे। तो अब बात करते हैं कॉटन टेक्सटाइल के बारे में। ये क्या है? कॉटन टेक्सटाइल हमारे बहुत शुरुआत के टाइम से हमारे यहाँ पर प्रोड्यूस होता रहा है। हैंडलूम्स वगैरह हो गया वीविंग टेक्निक से। आफ्टर 18th सेंचुरी पावर लूम्स वगैरह यूज में आ गए थे, ठीक है। अब ट्रेडिशन इंडस्ट्री सफर्ड अ सेटबैक ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड। हमें हमारी जो ट्रेडिशनल इंडस्ट्री थी उसको बीच में थोड़ी सी दिक्कत हुई थी। कब हुई थी? कॉलोनियल पीरियड में, बिकॉज दे कुड नॉट कम्पीट विद दी मिल मेड क्लॉथ फ्रॉम इंग्लैंड। वहाँ से क्या है, क्लॉथ जो बन निकल के आ रहे थे वो काफ़ी अच्छे क्वालिटीज़ के निकल के आ रहे थे, और हमारी जो इंडस्ट्री है उतना ज़्यादा अच्छे से सेटअप नहीं कर पा रही थी। जो हमारी कॉटन टेक्सटाइल की इंडस्ट्री है वो कहाँ पर कंसंट्रेट करती है? जो कॉटन ग्रो हो रहा है महाराष्ट्र और गुजरात में, वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा हमारी ये कंपनी रिलाय करती है कि कॉटन। ऑब्वियस सी बात है ना, कोई अगर चीज़ का हमें मैन्युफैक्चरिंग करनी है तो उसका जो रॉ मटेरियल होगा वो जहाँ पर ग्रो होगा वहीं पर तो हम लोग क्या करेंगे? कंसंट्रेट करेंगे। महाराष्ट्र और गुजरात में इसका कंसंट्रेशन है, महाराष्ट्र और गुजरात में ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग डिपेंड करेंगे। अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ कॉटन मार्केट, ट्रांसपोर्ट इंक्लूडिंग एसेसिबल पोर्ट फैसिलिटी, लेबर, मॉइस्ट क्लाइमेट एक्सेट्रा कंट्रीब्यूटेड टुवर्ड इट्स लोकेशन। जो लोकेशन डिपेंड कर रही है इस पर क्या है? एक तो रॉ मटेरियल हो गया, मार्केट वहाँ का अच्छा है, ट्रांसपोर्ट अच्छा है, और क्या है? पोर्ट वगैरह एसेसिबल है, आराम से हम लोग पहुँच सकते हैं, लेबर भी हमें आराम से मिल जाती है। दिस इंडस्ट्री हैज क्लोज लिंक विद एग्रीकल्चर एंड प्रोवाइड अ लिविंग टू फार्मर्स। आपसे जैसे ही बोला ये एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री है, तो ये एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंड करती है, और एग्रीकल्चर को भी कहीं ना कहीं जो फार्मर्स है उनकी लिविंग्स को भी प्रोवाइड करने में ये हेल्प कराती है। और ये क्या कराती है? द इंडस्ट्री बाय क्रिएटिंग डिमांड सपोर्ट्स मैनी अदर इंडस्ट्री सच एज केमिकल एंड डाइस। ये इंडस्ट्रीज क्या होती है? बहुत सारी और कंपनीज को भी हेल्प करवाती है। अब जो हमारा टेक्सटाइल का ट्रेड हम लोग करते हैं, व्यापार जो करते हैं, वो किस तरीके से करते हैं? तो इंडिया एक्सपोर्ट यार्न टू जापान। जापान को क्या सप्लाई करता है? यार्न। अदर इंपोर्टर्स ऑफ कॉटन गुड्स फ्रॉम इंडिया आर यूएसए, यूके, रसिया, ये सब लोग हैं। वी हैव अ लार्ज शेयर इन द वर्ल्ड ट्रेड ऑफ कॉटन यार्न। कॉटन यार्न को सप्लाई करने में हमारा एक बहुत बड़ा रोल है पूरे वर्ल्ड में। अब हम बात करते हैं जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है उसका ड्रॉबैक्स क्या है, क्यों हमारी इंडस्ट्री थोड़ी सी पीछे है। अगर हम कंपटीशन की बात करें तो हमें क्या सबसे आगे निकल के आना पड़ेगा। तो जो ड्रॉबैक्स निकल के आ रहा है टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज का, ये क्यों निकल के आ रहा है? क्योंकि हम एक बहुत बड़े लेवल पर हमें कंपटीशन करना पड़ रहा है, हर एक कंट्री के साथ हमें भिड़ना पड़ रहा है, हमें अपने प्रोडक्ट को बेस्ट निकाल के लाना पड़ रहा है। इसीलिए हमें क्या आ रही है, कुछ ना कुछ ड्रॉबैक्स निकल के आ रहा है, कुछ ना कुछ कमियां जो निकल के आ रही है, इनको अगर हम इंप्रूव करें तो हम कहीं ना कहीं बहुत अच्छे लेवल पर होंगे। तो जो हमारा स्पाइनिंग मिल है वो कहाँ पर कंपटीशन कर रहा है? बहुत बड़े लेवल पर, इसलिए थोड़ी सी दिक्कतें आ रही हैं, ऑब्वियस सी बात है। द वीविंग, निटिंग एंड प्रोसेसिंग यूनिट कैन नॉट यूज मच ऑफ द हाई क्वालिटी यार्न। भाई आपसे क्वालिटी की बात की थी, क्वालिटी को हमें बना के रखना पड़ेगा। मोस्ट ऑफ द प्रोडक्शन इज इन फ्रेगमेंटेड स्मॉल यूनिट्स विच कैटर टू द लोकल मार्केट। लोकल मार्केट तक ही हम लोग सीमित हो पा रहे हैं, ज़्यादा बड़े लेवल पर नहीं जा पा रहे हैं। Many of our spinners exports cotton yarn while appeal garments manufacturing have to import fabric। मतलब कि वो क्या रहा, मैनी ऑफ जो हमारे में से स्पाइनर्स हैं वो क्या कर रहे हैं? एक्सपोर्ट करते हैं किसको? कॉटन यार्न को। और जबकि जो मैन्युफैक्चरिंग है गारमेंट के वो क्या है? इंपोर्टर बन चुके हैं। रीजन क्या है इंपोर्ट करने का? हमारी जो पावर सप्लाई है वो क्या है? इरेटिक। आपको पता ही है कि 24 घंटे सप्लाई हो नहीं रही है, बिजली की बात कर लो आप, ठीक है। और मशीनरी जो है उनको अपग्रेड करने की जरूरत है। जैसे जैसे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होता जाएगा, क्वालिटीज धीरे धीरे हर एक प्रोडक्ट की बढ़ती जाएगी, तो क्वालिटीज बढ़ेगी तो हमें जो हमारी मशीनरी है उनको भी क्या करना पड़ेगा? हमें अपग्रेड करना पड़ेगा।
लो आउटपुट ऑफ लेबर, हमारे यहाँ पे क्या है, आउटपुट जो है लेबर का कम निकल के आ रहा है, एक्चुअली उनको नॉलेज नहीं होती है ज़्यादा चीज़ों की, तो आउटपुट कम निकल के आता है। स्टिफ कॉम्पिटिशन विद दी सिंथेटिक फाइबर इंडस्ट्री, सिंथेटिक फाइबर इंडस्ट्रीज के साथ काफ़ी ज़्यादा कंपटीशन चल रहा है। अब उसके बाद क्या करते हैं, जूट टेक्सटाइल, हमारा जो जूट का बिजनेस है वो किस तरीके से चल रहा है। इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ रॉ जूट एंड जूट गुड्स, मतलब कि काफ़ी अच्छे लेवल पर ये हमारी इंडस्ट्री है। किस लेवल पर, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है ये वर्ल्ड में, ठीक है। रॉ जूट की बात करें और जूट गुड्स की बात करें, जो भी मटेरियल बन के निकलता है, रॉ मटेरियल की बात करें या फिर वो मटेरियल का फिनिश्ड रूप में हो, तब भी ये क्या है, ज़्यादा है। मोस्ट ऑफ द मिल्स आर लोकेटेड इन वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल में ये सब ज़्यादा से ज़्यादा इनका सेटअप है। और क्या निकल के आता है, यूज्ड इन मेकिंग रोप्स एंड बैग्स, ऑब्वियस सी बात है रोप्स और बैग्स बनेंगे इसके, मेनली अलोंग दी बैंक्स ऑफ हुगली रिवर। अब बात करते हैं हुगली रिवर को क्यों चुना गया, क्यों ये इतनी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है। तो भाई आपसे बोला था कोई भी साइट को हम जब डिसाइड करते हैं कि कोई भी इंडस्ट्री वहाँ पर होगी तो वो किन किन बेसिस पर डिपेंड करती है। आपसे बोला था वहाँ रॉ मटेरियल अच्छा मिलना चाहिए, जो रॉ मटेरियल लगता है वो आसानी से मिल जाना चाहिए, लेबर कॉस्ट अच्छी होनी चाहिए, वहाँ पर जो इंडस्ट्री सेटअप करने वाले हैं उसके लिए जो क्लाइमेट चाहिए हमें, जो इन्वायरमेंट चाहिए वो आराम से हमें मिल जाना चाहिए, मार्केट हमारे लिए अच्छा होना चाहिए। सारी बातों को हम लोग एक एक करके देखते हैं जरा। तो क्या है, प्रॉक्सिमिटी ऑफ जूट प्रोड्यूसिंग एरिया, इनएक्सपेंसिव वाटर ट्रांसपोर्ट सपोर्टेड बाय अ गुड नेटवर्क ऑफ रेलवे, रोडवेज एंड वाटरवे। तो हमें जो वाटर सप्लाई चाहिए है यहाँ पर वो बहुत ही सस्ती मिल जाती है और आराम से ये जो पूरा नेटवर्क है रेलवे का, रोडवे का, वाटरवेज का, बहुत अच्छा नेटवर्क वहाँ पे बना हुआ है। एबंडेंट वाटर फॉर प्रोसेसिंग रॉ जूट्स, बहुत सारा पानी है उपलब्ध, सस्ता भी है और बहुत भी है, ठीक है। चीप लेबर हमें, मतलब सस्ती लेबर जो है हमें आराम से मिल जाती है वेस्ट बंगाल में, और कहाँ पर, बिहार और उड़ीसा जो एडजॉइनिंग पार्ट है यहाँ पर भी आराम से मिल जाती है। कोलकाता एज अ लार्ज अर्बन सेंटर प्रोवाइड्स बैंकिंग, इंश्योरेंस एंड पोर्ट फैसिलिटी टू एक्सपोर्ट। आपसे बोला क्या, मार्केट भी हमें, तो एक्सपोर्ट अगर किसी चीज़ का करना है तो आराम से हमें क्या है, इस हुगली बेसिन के आसपास वाली जो चीज़ें हैं कोलकाता में, वहाँ पे क्या हमें पोर्ट आराम से मिल जाएगा। अब कौन कौन से चैलेंजेस इस इंडस्ट्री को फेस करने पड़ रहे हैं, तो अगेन सबको क्या फेस करना पड़ रहा है, ग्लोब लेवल पर कंपटीशन फेस करना पड़ रहा है सभी इंडस्ट्रीज को हमारी। स्टिफ कंपटीशन इन द इंटरनेशनल मार्केट फ्रॉम सिंथेटिक सब्सटीट्यूट, जो सिंथेटिक मतलब कि जो बोले कि और जो चीज़ें हैं उनसे क्या हो रही चीज़ें सब्सटीट्यूट की जा रही है। जैसे आप बोले कि प्लास्टिक बैग्स आ गए, तो जूट बैग्स आदमी कम प्रेफर कर रहा है, प्लास्टिक बैग्स ज़्यादा प्रेफर कर रहा है। इससे भी हमें क्या करना पड़ रहा है, कंपटीशन। भाई अब देखना पड़ेगा कि कैसे हम चीज़ों को इम्प्रूव कर पाएँ अपनी। इंटरनल डिमांड हैज़ बीन ऑन द इंक्रीज ड्यू टू गवर्नमेंट पॉलिसी ऑफ मैंडेटरी यूज ऑफ जूट पैकेजिंग। जूट पैकेजिंग गवर्नमेंट ने मैंडेटरी कर दिया क्योंकि इसको ज़्यादा पॉल्यूशन नहीं करता है ये, ठीक है। तो इसकी वजह से जैसे ही गवर्नमेंट ने ये पॉलिसी लाई तो क्या हो गया, इंटरनल डिमांड बढ़ गई कंट्री के अंदर। द ग्रोइंग ग्लोबल कंसर्न फॉर एनवायरमेंटल फ्रेंडली बायोडिग्रेडेबल मटेरियल हैज वंस अगेन ओपन द अपॉर्चुनिटी ऑफ जूट प्रोडक्ट। अगेन आपसे क्या बोला, ये इन्वायरमेंट फ्रेंडली है क्योंकि इन्वायरमेंट को पोल्यूट नहीं कर रहा है और बायोडिग्रेडेबल है, ठीक है। तो इसीलिए इसका यूज अब फिर से बढ़ना स्टार्ट हो गया। सारे लोगों का फोकस क्या है कि हमारे एनवायरनमेंट को कहीं ना कहीं क्लीन रखना है। अब इसके बाद अगली इंडस्ट्री कौन सी आती है, शुगर इंडस्ट्री। शुगर केन से शुगर बन रहा है, देखिए आप यहाँ पर शुगर केन से शुगर बनेगा इस फैक्ट्री में। तो इंडिया स्टैंड सेकेंड एज ऑफ वर्ल्ड प्रोड्यूसर ऑफ शुगर। कितने, कौन से नंबर पर है इंडिया, सेकेंड नंबर पर है पूरे वर्ल्ड में, ठीक है। बट ऑक्यूपाइज द फर्स्ट प्लेस इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड़। गुड़ जो होता है ना, गुड़, उसके प्रोडक्शन में कौन से नंबर पर है, पहले नंबर पर, एंड खंडसारी, ठीक है। द रॉ मटेरियल यूज्ड इन दिस इंडस्ट्री इज बल्कि एंड इन हॉलेज इट्स सुक्रोज कंटेंट रिड्यूसेस। इस इंडस्ट्री में क्या चाहिए होता है, हैवी और बल्कि जो हमारा शुगर केन है वो हमें चाहिए पड़ता है। दिस इंडस्ट्री इज सीजनल इन नेचर सो आइडियली सूटेड द कोऑपरेटिव सेक्टर। ये इंडस्ट्री क्या होती है, सीजनली होती है। जब आपकी फसल होगी शुगर केन की उसके बाद ही तो ना आप प्रोसेस कर पाइएगा। ऐसा तो नहीं है ना कि पूरे टाइम आप प्रोसेस करते रहेंगे, शुगर केन खुद से ही उगाते रहेंगे। तो जब शुगर केन होगा तभी क्या होती है, ये सीजनल होता है, इसीलिए बोला गया ये सीजनल होता है कि सीजन के टाइम पर ही चलता है। कुछ महीनों के लिए चलेगी फैक्ट्री, फिर उसके बाद बंद हो जाएगी। तो इस फैक्ट्री में कौन सूट करता है, कोऑपरेटिव सेक्टर। आपसे क्या बोला था, कोऑपरेटिव सेक्टर मतलब जो रॉ मटेरियल वाले हैं, जो लेबर लग रही, सारे लोग मिलकर उस चीज़ का प्रोडक्शन करेंगे, उसको मार्केट में जब वो बेच के आएंगे तो जो प्रॉफिट या लॉस जो भी होगा सबको थोड़ा थोड़ा मिलेगा अपने शेयर के हिसाब से। अब क्या होता है, जो टेंडेंसी है मिल को शिफ्ट करने की, ठीक है, कंसंट्रेट इन साउथर्न एंड वेस्टर्न स्टेट्स स्पेशली इन महाराष्ट्र, ठीक है। दिस इज बिकॉज द केन प्रोड्यूस हेयर हैज अ हायर सुक्रोज कंटेंट। तो आपसे जो बोला गया है कि क्या करना है हमें, शुगर केन से
शुगर बनानी है यहाँ पर, तो हमें क्या चाहिए होगा, हाइयर सुक्रोज कंटेंट चाहिए होगा, तभी तो हमारे जो शुगर निकल के आ रही है उसकी क्वालिटी क्या होगी, बेटर होगी। तो जहाँ पर सुक्रोज कंटेंट ज़्यादा होगा शुगर केन में, वो वाली हमारे लिए हेल्पफुल करेगी। तो द कूलर क्लाइमेट आल्सो इंश्योर अ लॉन्गर क्रशिंग सीजन, मोर एवर द कोऑपरेटिव्स आर मोर सक्सेसफुल इन दीज स्टेट। जहाँ पर क्या होगा, एनवायरमेंट थोड़ा सा क्लाइमेट कैसा हो, कूलर भी होना चाहिए, इस इंडस्ट्री को सूट करता है। तो आपसे क्या क्या बोला था, रॉ मटेरियल अच्छा होना चाहिए, वहाँ पर लेबर आराम से मिल जानी चाहिए, वहाँ पर मार्केट अवेलेबल होना चाहिए, हम अपनी प्रोडक्ट को सेल कर सकें, वहाँ पर एनवायरमेंट भी सही होना चाहिए, जो इंडस्ट्री हम लोग सेटअप करने वाले हैं। तो मेजर चैलेंजेस क्या आ रहे हैं, शुगर जो हमारी इंडस्ट्री है उसमें क्या आ रहे हैं मेजर चैलेंजेस। सबसे पहला बड़ा चैलेंज सीजनल नेचर इंडस्ट्री का है। सीजनल का मतलब कुछ महीनों के लिए चलती है, फिर कुछ महीनों के लिए बंद हो जाती है। दूसरा क्या है, ओल्ड एंड इनसफिशियंट मेथड ऑफ प्रोडक्शन, हम जो है पुराने वाले मेथड पर चल रहे हैं, वो सफिशियंट मेथड नहीं है। क्या बोला था आपसे, टाइम के साथ चीज़ों को बदलना पड़ता है, क्वालिटी बढ़ती जाती है, तो हमें अपने सेटअप जो है उनको भी इंप्रूव करना पड़ेगा ताकि क्वालिटी ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी निकल कर आए। और क्या है, हमें किसकी ज़रूरत है, मैक्सिमाइज ऑफ यूजेस ऑफ बैगेज, और क्या है, ट्रांसपोर्टेशन डिले नहीं होना चाहिए। ये सब चीज़ें क्या है, बहुत बड़े चैलेंज के रूप में हमारे सामने निकल के आ रही है शुगर इंडस्ट्री के लिए। अब जो अगली इंडस्ट्री है, ये सब कौन सी थी हमारी इंडस्ट्री, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री। अब जो बात करने वाले वो कौन सी, मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज। मिनरल बेस्ड का मतलब क्या हो गया, जो मिनरल्स पर डिपेंड करती है। तो सबसे पहली कौन सी है, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। तो द आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री बेसिक इंडस्ट्री सिंस ऑल अदर इंडस्ट्रीज हैवी मीडियम एंड लाइट डिपेंड्स ऑन इट फॉर देयर मशीनरी। जो भी आप इंडस्ट्री का सेटअप करेंगे उनमें जो भी मशीनरी आएंगी वो कहाँ से बनेंगी, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री से बनेंगी। तो ये क्या हो गई, एक बेसिक इंडस्ट्री हो गई जो अदर इंडस्ट्रीज को सपोर्ट करेगी, हेल्प करेगी। आयरन एंड स्टील इज अ हैवी इंडस्ट्री। हैवी इंडस्ट्री ऑब्वियस सी बात है, इसमें जो रॉ मटेरियल है हैवी है, और जो प्रोडक्ट बन के निकल के आएगा वो भी क्या होगा, हैवी होगा, बल्कि होगा। ठीक है, तो स्टील इज नीडेड टू मैन्युफैक्चर अ वैरायटी ऑफ इंजीनियरिंग गुड्स, कंस्ट्रक्शन मटेरियल, डिफेंस, मेडिकल, टेलीफोनिक एंड साइंटिफिक। आपसे क्या बोला, हर एक इंडस्ट्री में आप कहीं भी चले जाए तो वहां पर आपको आयरन का मटेरियल देखने को मिलेगा ही मिलेगा। प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन ऑफ स्टील इज ऑफन रिगार्डेड एज इंडेक्स ऑफ कंट्रीज डेवलपमेंट। एक्चुअली आप इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, कहीं भी नए निर्माण की बात करें, आप कहीं भी डेवलपमेंट की बात करें, तो आप कैसे नापेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर से। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो आपको आयरन और स्टील तो चाहिए पड़ेगा। आप अगर डोर की बात कर ले, आप विंडोज की बात कर ले, आप कहीं भी कुछ भी लेकर आने वाले हैं तो वहां पर क्या चाहिए पड़ेगा, आपको आयरन और स्टील के आपको मशीन भी चाहिए पड़ेंगी। तो क्या है, ये डेवलपमेंट का इंडेक्स तरीके से हम लोग इसको देखते हैं। अब कुछ क्वालिटीज की बात कर लेते हैं कि किस तरीके से आयरन या स्टील में कुछ हम क्वांटिटीज किसी और मटेरियल की जब मिलाते तो कैसे होती हैं। अगर हमने कुछ क्वांटिटी मैग्नीज की मिला दी तो क्या होगा, हमारा स्टील जो होगी हार्डन हो जाएगी। इंडिया क्या करती है, सेकंड रैंक पर है वर्ल्ड क्रूड स्टील में। ठीक है, प्रोड्यूसर की अगर हम बात करें कौन कितना ज़्यादा क्रूड स्टील प्रोड्यूस करता है, तो इंडिया कौन से नंबर पर, सेकेंड नंबर पर है। इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ स्पंज ऑयल। ठीक है, तो पहले नंबर पर है स्पंज ऑयल में। चाइना इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ स्टील, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। चाइना इज आल्सो द वर्ल्ड लार्जेस्ट कंज्यूमर, मतलब सबसे ज्यादा निर्माण भी करता है, सबसे ज्यादा यूज भी करता है। कौन करता है, चाइना। आयरन और कुकिंग कोल एंड लाइम स्टोन आर रिक्वायर्ड इन द रेशियो ऑफ 4:1 के रेशियो में इसकी जरूरत पड़ती है। अब इस इंडस्ट्री के ड्रॉबैक्स क्या है, देखो जितनी भी इंडस्ट्री है उनके कुछ ना कुछ एडवांटेज तो हमें मिलेंगे ही मिलेंगे, साथ में कुछ ना कुछ ड्रॉबैक्स लिखेंगे। तो अगर आपने अच्छे से उसके ड्रॉबैक समझ लिए और आपने अच्छे से उसके एडवांटेज समझ लिए, आपके माइंड में एक स्टोरी सी कनेक्ट हो गई कि किस तरीके से ये चीज़ें आगे तक होती हैं, तो आपको जब एग्जाम में आप लिखेंगे, कोई आपसे पूछेगा, आपके कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे बिल्डअप होंगे, तो आप एग्जाम में भी अच्छे से वहाँ पर निकाल कर आ सकते। क्या होता है, हाई कॉस्ट लिमिटेड अवेलेबिलिटी ऑफ कुकिंग कोल। ठीक है, जो कोल है हमारा तो वो क्या है, लिमिटेड मात्रा में और कॉस्ट भी उसकी ज़्यादा है। लोअर प्रोडक्टिविटी ऑफ ऑयल, ये तो हर एक इंडस्ट्री में लगभग निकल के आता है। होता क्या, हमारे जो लेबर्स होते हैं वो स्किल नहीं होते, सस्ते रखने के चक्कर में स्किल लेबर को रखना पसंद नहीं करते, सस्ते लोगों को पकड़ के ले आते हैं, फिर उनको पता कुछ होता नहीं है और उनका आउटपुट निकल के आता नहीं है। उसके बाद क्या है, इर्रेगुलर सप्लाई ऑफ एनर्जी, जो जरूरत है इंडस्ट्री में बराबर सप्लाई की, वहां पे भी इर्रेगुलर हो रही हैं वो चीज़ें। पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर, अभी की जो हमारी करंट सरकार है वो काफ़ी इंफ्रास्ट्रक्चर पर ध्यान दे रही है, लेकिन अभी भी बहुत ज़्यादा इस पर वर्क करने की ज़रूरत है ताकि चीज़ें जो ये ड्रॉबैक्स निकल के आ रहे हैं इंडस्ट्रीज़ के, वो ड्रॉबैक्स निकल कर ना आए, हम ज़्यादा से ज़्यादा मटीरियल को प्रोड्यूस कर पाएँ और ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट करें चीज़ों का, तो ज़्यादा से ज़्यादा हमें फ़ायदा हो। उसके बाद अगर हम बात करें स्टील का जो डेवलपमेंट है इंडिया में वो कैसे हुआ, मोस्ट ऑफ द पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग मार्केट देयर स्टील थ्रू सेल के थ्रू ये होता है ज़्यादा से ज़्यादा।
ठीक है, ये आप देख सकते हैं सेल का लोगो कुछ इस तरीके से होता है। ठीक है, लिबरलाइजेशन एंड फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हैव गिवन अ बूस्ट टू द इंडस्ट्री विद द एफर्ट्स ऑफ प्राइवेट एंटरप्रेन्योर। जैसे ही इस इंडस्ट्री को प्राइवेट के लिए खोला और एफडीआई के लिए खोला तो इस इंडस्ट्री में एक बूम देखने को मिला, एक बूस्ट देखने को मिला, एक स्पीड अलग से पकड़ ली इस इंडस्ट्री। अब बात करते हैं एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग की। जो हमारा एल्यूमिनियम और निकल के आता है उसको स्मेल्ट कैसे करते हैं प्लांट्स में, या आपके जितने भी जो ट्रांसपोर्टेशन करके लाएंगे इसको फिर प्लांट में हम लोग कैसे स्मेल्ट करेंगे देखते हैं। एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग इज द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट मेटलर्जिकल इंडस्ट्री इन इंडिया। बिल्कुल सही बात है। पहली कौन सी है? आयरन एंड। उसके बाद क्या? इट इज लाइट रेजिस्टेंस टू कोरोजन, अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट, मलियाबल एंड बिकम्स स्ट्रॉन्ग व्हेन इट इज मिक्सड विद अदर मेटल। ये जो एल्यूमिनियम होता है ये लाइट वेट भी होता है, क्योंकि जो आयरन होता है वो हमारा हैवी होता है। हर जगह पर हम हैवी गुड्स का यूज नहीं कर पाएंगे, तो हमें अगर लाइट करना है तो किसका करेंगे? एल्यूमिनियम का करेंगे। ये रजिस्टर कोरोजन भी नहीं होता है, यहाँ पर कम होता है। उसके बाद कंडक्टर ऑफ हीट अच्छा होता है। ठीक है, ये सब किसकी क्वालिटी है? एल्यूमिनियम। उसके बाद क्या होता है? इट इज यूज टू मैन्युफैक्चर एयरक्राफ्ट यूटेंसिल्स एंड वायर्स। इट हैज गेन पॉपुलरिटी एज अ सुटेबल सब्सटीट्यूट ऑफ स्टील, कॉपर, जिंक एंड लेड इन अ नंबर ऑफ इंडस्ट्री। बहुत सारी इंडस्ट्रीज में जो हमारे जो मशीनरी बनती थी या जो हमारे इंस्ट्रूमेंट बनते थे वो सारे पहले किसके होते थे? आयरन के। पर एल्यूमिनियम की वजह से अब एल्यूमिनियम के भी हम लोग बना सकते हैं। अब बात कर रहे हैं एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग प्लांट कहाँ कहाँ पर है। तो उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, केरला, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र एंड तमिलनाडु, यहाँ पर इनका प्लांट का लोकेशन बना हुआ है। अब जो आपसे क्या बोला था फैक्टर्स क्या क्या होते हैं लोकेशन करने में इंडस्ट्री के, तो जरा देखते हैं हम लोग क्या क्या प्राइम फैक्टर हैं यहाँ पर लोकेशन करने के लिए इस इंडस्ट्री के। तो हमें सबसे पहले क्या चाहिए होगी? रेगुलर सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी चाहिए होगी। बिल्कुल सही बात है, यहाँ पर परमानेंट सप्लाई चलती रहनी चाहिए, नहीं तो आउटपुट निकल कर कम आएगा। और क्या होना चाहिए? अस्योर्ड सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल एट मिनिमम कॉस्ट। जो रॉ मटेरियल है वो हमारा आना भी चाहिए और कम से कम प्राइस में भी आना। उसके बाद अगली इंडस्ट्री कौन सी? हमारी केमिकल इंडस्ट्री। तो केमिकल्स जहां पर क्या होगा? फॉर्मेशन ऑफ केमिकल्स होगा, जहां केमिकल्स बनाए जाएंगे। द केमिकल इंडस्ट्री इन इंडिया इज अ फास्ट ग्रोइंग एंड डाइवर्सिफाइंग। मतलब एक बहुत स्पीड से बढ़ रही है ये वाली इंडस्ट्री। इट कंप्रोमाइजेस बोथ लार्ज एंड स्केल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। रैपिड ग्रोथ हैज बीन रिकॉर्डेड इन बोथ इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक सेक्टर्स। देखो केमिकल्स में क्या होता है? केमिकल्स बनाए जाएंगे, जैसे आपने नाम सुना होगा H2SO4, HCl, ये सब क्या एसिड्स हो गए, HNO3 हो गए और आपके कुछ बेस भी होंगे। तो ये सारे जो बनाए जा रहे हैं ये सब क्या है? यहाँ पर केमिकल इंडस्ट्रीज में बनाए जाते हैं। उनका यूज किस तरीके से किया जाता है? कई बार किसी क्रॉप के हम जैसे यूरिया का फर्टिलाइजेशन का भी करते हैं यूज, तो वो कहीं ना कहीं इन सब से मिलकर बनाते हैं हम लोग वहाँ पर जो केमिकल्स में, फिर उनका यूज करके हम लोग यूरिया फाइनली बनाते हैं, फर्टिलाइजर्स बनाते हैं। तो इसका यूज कहीं ना कहीं अदर चीज़ों में भी हम लोग करते हैं। तो हम बात करते हैं किस किस तरीके से? इनऑर्गेनिक में क्या हो गया आपको पता सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, एल्कली, सोडा। इनऑर्गेनिक का मतलब जिसमें कार्बन कंपाउंड नहीं है। ऑर्गेनिक मतलब पेट्रोकेमिकल्स हो गए विच आर यूज फॉर मैन्युफैक्चरिंग सिंथेटिक फाइबर्स, और आपका सिंथेटिक रबर और प्लास्टिक, इन सबको बनाने में यूज किया जाता है। अब बात करते हैं जो हमारी फर्टिलाइजर इंडस्ट्री है वो कितनी हद तक रिलायबल है इंडिया में, कितना काम करती है, कौन कौन से क्षेत्र में ये काम करती है, क्या क्या से मिलकर ये बनी होती है। फर्टिलाइजर इंडस्ट्री इज सेंटर्ड अराउंड द प्रोडक्शन ऑफ नाइट्रोजेनियस फर्टिलाइजर्स, मेनली यूरिया, फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर्स एंड अमोनियम फॉस्फेट। मेनली किस पे? यूरिया पे। तो जो हमारे जो फर्टिलाइजर्स बनते हैं उसमें क्या क्या होता है? नाइट्रोजेनियस फर्टिलाइजर भी होता है, फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर्स भी होता है और अमोनियम फॉस्फेट भी होता है। उसके बाद जो कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर्स और बनते हैं वो किस किस के कॉम्बिनेशन से बनते हैं? नाइट्रोजन, फॉस्फेट और पोटास। क्या बोलते हैं इसको? NPK। ठीक है। द थर्ड दैट इज पोटास इज इंटायरली इम्पोर्टेड एज दी कंट्री डज नॉट हैव एनी रिसोर्स। हमारे यहाँ पर जो पोटास है उसका ज़्यादा कोई रिसोर्स है नहीं, रिजर्व है नहीं, तो हमें कहाँ से? दूसरे कंट्रीज से लेके आना पड़ता है। ऑफ कमर्शियल यूजेबल पोटास एंड पोटेशियम कंपाउंड्स इन एनी फॉर्म। आफ्टर द ग्रीन रेवोल्यूशन ऑफ द इंडस्ट्री एक्सपेंड टू सेवरल अदर पार्ट्स ऑफ कंट्री। गुजरात, तमिलनाडु, यहाँ पर जब हमारा जो ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ तो यहाँ तक हमारी ये फर्टिलाइजर्स का प्रोडक्शन पहुँच चुका है। अदर सिग्निफिकेंट प्रोड्यूसर्स आर, और कौन कौन से सिग्निफिकेंट प्रोड्यूसर हैं इसके? आंध्र प्रदेश हो गया, उड़ीसा हो गया, राजस्थान, बिहार, महाराष्ट्र, असम, वेस्ट बंगाल, गोवा, दिल्ली, मध्य प्रदेश एंड कर्नाटका। ये सब क्या है? फर्टिलाइजर्स के अच्छे खासे प्रोड्यूसर हैं ये सारे स्टेट। ठीक है। उसके बाद क्या हमारी जो सीमेंट इंडस्ट्री, एक्चुअली जितना को डेवलपमेंट होता है अगर आप बात करें तो सीमेंट का यूज कहीं ना कहीं होता ही होता है। बिल्डिंग्स हो गई, ब्रिजेस हो गए, आपके डैम्स हो गए और आपके रोड्स हो गए, एयरपोर्ट हो गया, कुछ भी जहां पर सेटअप करना है तो सीमेंट का यूज होगा ही होगा। सीमेंट इज द एसेंशियल फॉर कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज सच एज बिल्डिंग, हाउसेस, फैक्ट्रीज, ब्रिजेस,
रोड्स, एयरपोर्ट्स, डैम्स एंड फॉर अदर कॉमर्शियल स्टेब्लिशेस। तो जहां भी जरूरत होगी वहां पर कहीं ना कहीं इन सब का देख भी सकते हैं। आप ये बिल्डिंग कहीं पे बना रहे हैं, आप ये ब्रिजेस कहीं पे बना रहे हैं, अगर आप ये डैम कहीं पे बना रहे हैं, तो सब में क्या चाहिए पड़ेगा? सीमेंट हमें चाहिए ही चाहिए पड़ेगा। दिस इंडस्ट्री रिक्वायर्स बल्कि एंड हैवी रॉ मटेरियल लाइक लाइमस्टोन, सिलिका एंड जिप्सम। इसमें क्या चाहिए होते हैं? हैवी हमें रॉ मटेरियल चाहिए होते हैं। लाइमस्टोन, सिलिका और जिप्सम से ये मिलकर क्या बनती है? हमारी सीमेंट बनती है। कोल एंड इलेक्ट्रिक पावर आर नीडेड अपार्ट फ्रॉम द रेल ट्रांसपोर्टेशन। कोल और इलेक्ट्रिक पावर भी चाहिए होती है इसके मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए। इंप्रूवमेंट इन द क्वालिटी हैज फाउंड द प्रोड्यूस आर रीडली अवेलेबल मार्केट इन ईस्ट एशिया, मिडिल ईस्ट, अफ्रीका एंड साउथ एशिया। यहाँ पर इसका पूरा का पूरा मार्केट है। दिस इंडस्ट्री इज डूइंग वेल इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्शन एज वेल एज एक्सपोर्ट। ये जो इंडस्ट्री है ना, प्रोडक्शन और साथ ही साथ एक्सपोर्ट में एक बहुत ही बड़ा रोल प्ले करती है। एक्चुअली जितना भी डेवलपमेंट होना है, जो भी बिल्डिंग्स का फॉर्मेशन होना है, जो भी कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर में आपको बनाना है, वहां पर क्या चाहिए पड़ेगा? सीमेंट। तो सीमेंट का ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन बहुत अच्छा साइन है कि हमें कंट्री में जितनी जरूरत है उतना हम अगर प्रोड्यूस कर ले, प्लस में अगर कुछ ना कुछ हम एक्सपोर्ट कर दें तो हमें क्या होगा? कहीं ना कहीं इससे बेनिफिट निकल के आने वाला। और ये जो इंडस्ट्री है उसने काफी ज्यादा ग्रोथ पकड़ी है आज की टाइम पर। आप देख सकते हैं कई सारी जो सीमेंट की कंपनी से आपको देखने को मिल जाएगा, बहुत सारी सीमेंट की कंट्री बन चुकी हैं। अब नेक्स्ट जो इंडस्ट्री है वो हमारी कौन सी? ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री। एक्चुअली हम इस इंडस्ट्री में थोड़े से पीछे थे, पर जैसे ही जैसे हम लोगों ने इस इंडस्ट्री पर ध्यान दिया, एक बात बहुत अच्छी होती है हम लोगों के साथ, जो इंडियंस होते हैं वो एक बार किसी चीज को सीख ले तो बहुत अच्छे से उस चीज को मैन्युफैक्चर कर सकते हैं। तो ऐसे ही हम लोगों ने इस इंडस्ट्री में किया। ये इंडस्ट्री करती क्या है? प्रोवाइड व्हीकल, मतलब कि ये कुछ व्हीकल्स प्रोवाइड करती है जिससे कि हम ट्रांसपोर्ट कर सके बहुत आराम के साथ, बहुत सुविधा के साथ, बहुत जल्दी समय में। इसमें क्या क्या आता है? ट्रक हो गए, आपके बसेस हो गए, कार्स हो गए, मोटरसाइकिल हो गई, ये सब क्या है? मैन्युफैक्चरिंग होती है इंडिया की। बहुत अलग अलग सेंटर्स बहुत सारे बने हुए हैं, अलग अलग स्टेट्स में बहुत सारे सेंटर्स बने हुए हैं इनके प्रोडक्शन के लिए। उसके बाद क्या होता है? हुआ क्या? आफ्टर द लिबरलाइजेशन द कमिंग इन ऑफ द न्यू एंड कंटेम्परेरी मॉडल्स स्टिमुलेटेड द डिमांड फॉर व्हीकल इन दी मार्केट। ये डिमांड बढ़ चुकी है मार्केट में। कहाँ पर इंडस्ट्री लोकेटेड है? दिल्ली, गुरुग्राम, मुंबई, पुणे, चेन्नई, कोलकाता, लखनऊ, इंदौर, हैदराबाद, जमशेदपुर एंड बेंगलुरु। उसके बाद अगली जो इंडस्ट्री है वो हमारी कौन सी है? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री। जो इलेक्ट्रॉनिक्स वाला पार्ट होता है वो उस वाले पार्ट्स की हम लोग बात कर रहे हैं। तो ये इंडस्ट्री कौन कौन से रेंजेस को में प्रोवाइड करती है अपने प्रोडक्ट्स? तो आप देखें, आप जरा टेलीविजन सेट से लेकर, टेलीफोन से लेकर, सेलुलर टेलीकॉम तक लेकर, टेलीफोन एक्सचेंज, रडार, कंप्यूटर्स, ये सब कहाँ प्रोडक्ट्स होते हैं? ये सब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री में प्रोडक्ट होते हैं। ये कहाँ पर सेटअप है इसका? बेंगलुरु। बेंगलुरु हैज इमर्ज एज द इलेक्ट्रॉनिक कैपिटल ऑफ इंडिया। अगर बात करें भारत की इलेक्ट्रॉनिक कैपिटल कौन सी है तो बेंगलुरु, क्योंकि यहाँ पर इसका बहुत ज्यादा प्रोडक्शन होता है। अदर इंपोर्टेंट सेंटर कौन कौन से हैं? मुंबई हो गया आपका, दिल्ली हो गया, हैदराबाद हो गया, पुणे हो गया, चेन्नई हो गया, कोलकाता हो गया, लखनऊ हो गया एंड कोयम्बतूर हो गया। अब मेजर इंपैक्ट ऑफ दिस इंडस्ट्री हैज बीन ऑन एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। आप देखिए बेंगलोर में बहुत ज्यादा एम्प्लॉयमेंट है। आप देखते हैं ना, बहुत सारे लोग जो कि इलेक्ट्रॉनिक्स से इंडस्ट्री से रिलेटेड है वो कहां पर जॉब कर रहे हैं? बेंगलुरु में कर रहे हैं। तो जैसे ही आपसे बोला था, किसी भी इंडस्ट्री जब ग्रोथ होता है तो वहां पर एम्प्लॉयमेंट का भी जनरेशन होता है। द कंटिन्यूइंग ग्रोथ इन दी हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर इज द की टू सक्सेस ऑफ आईटी इंडस्ट्री इन इंडिया। आज देखिए आप, आईटी इंडस्ट्री बहुत बड़े लेवल पर आ गई इंडिया में। तो ये सब किसकी वजह से हुआ? ज्यादा से ज्यादा इस इंडस्ट्री पर फोकस करने से, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का कंटिन्यूअस ग्रोथ करने से हमारी जो आईटी इंडस्ट्रीज है उनको सक्सेस मिली है कहीं ना कहीं, क्योंकि हमने उस चीज पर फोकस किया है। अब अगेन होता क्या है, इतनी सारी जो इंडस्ट्रीज हमने लगाई उनसे कहीं ना कहीं क्या होगा? पोल्यूशन होगा। तो क्या हमें इंडस्ट्रीज को रोक देना चाहिए अपने एनवायरनमेंट को सेव करने के लिए? आंसर इज नो। अगर हमने अपनी इंडस्ट्रीज को रोक दिया तो कहीं हम ही ना रुक जाएं। क्यों ना रुक जाएं? क्योंकि हमारी जो नीड है, हमारी जो जरूरत है, उनको कौन पूरी कर रही है? कहीं ना कहीं ये मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री जो प्रोड्यूस करके दे रही है गुड्स हमें, उनसे हमारा कहीं ना कहीं जीवन चल रहा है। तो हम इनको पूरा नहीं रोकेंगे, पर ऐसा थोड़ी ना अपने एनवायरनमेंट को हम लोग खराब होने देंगे। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे? कुछ ना कुछ नॉर्म्स बनाएंगे, कुछ ना कुछ लॉस बनाएंगे, और इनको कैसे रिड्यूस कर सकते हैं उस बारे में भी हम लोग देखेंगे। मतलब कि एक बैलेंस निकाल के लेके आएंगे कि कम से कम एनवायरनमेंट डिग्रेड हो हमारा और हमारी इंडस्ट्रीज भी चलती रहें। जो इंडस्ट्रीज पोल्यूशन होता है वो कौन कौन से होते हैं? एयर पोल्यूशन होता है आपका, लैंड पोल्यूशन होता है आपका, और नॉइज पोल्यूशन होता है आपका, और वाटर पोल्यूशन होता है। तो एक एक करके इन पोल्यूशन को देखते हैं, किस तरीके से पोल्यूशन होते हैं, फिर बाद में देखेंगे किस तरीके से हम इन पोल्यूशंस को रोक सकते हैं, कम कर सकते हैं, इंडस्ट्रीज को क्या क्या करना चाहिए। तो सबसे पहली बात करते हैं एयर पोल्यूशन। एयर पोल्यूशन
किसकी वजह से होता है? प्रेजेंस ऑफ हाई प्रोपोर्शन ऑफ अनडिजायरेबल गैसेस, जिनकी जरूरत नहीं है गैसेस की, उन गैसेस जब आ जाती हैं एयर में तो उनकी वजह से क्या होता है? एयर पोल्यूशन। उन गैसेस में कौन कौन होता है जो डिजायरेबल नहीं है? जैसे सल्फर डाइऑक्साइड हो गया, कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया, ठीक है। ये क्या होता है? और क्या होता है? एयरबोर्न पार्टिकुलेट मटेरियल्स कंटेन बोथ सॉलिड एंड लिक्विड पार्टिकल लाइक डस्ट, स्प्रे, ये क्या होता है? छोटे छोटे जो पार्टिकल होते हैं एयर में जाके एयर को क्या कर देते हैं? पॉल्यूट कर देते हैं। स्मोक भी क्या कर देता है? केमिकल फैक्ट्रीज हो या आपकी पेपर फैक्ट्रीज हो, वहां से जो स्मोक निकल के आता है, ये जो धुआं देख रहे हैं ना, पूरा धुआं धुआं हो जाएगा आपका एनवायरमेंट अगर ये ज्यादा धुआं हुआ। और एक बार जब ये एनवायरमेंट हमारा खराब हो गया तो हमारा जो जीने का मतलब है वो खत्म ही हो जाएगा। मतलब क्या खत्म हो जाएगा? आपको जीने लायक छोड़ेगा नहीं फिर एनवायरमेंट, क्योंकि अभी आप एनवायरमेंट को जीने के लायक नहीं छोड़ रहे हैं, ठीक है। टॉक्सिक गैसेस जब लीक करती हैं, हजार्डस होती हैं, जो कि विथ लॉन्ग टर्म इफेक्ट, अगर टॉक्सिक गैस एक बार लीक हो गई तो ये बहुत ज़्यादा नुकसान करती हैं और एक लंबे समय तक इफेक्ट डालेंगी। क्या आपको पता है कि जो भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई थी वो क्यों हुई थी? क्योंकि वहाँ पर गैस लीक हो गई थी, ठीक है, टॉक्सिक गैस। एयर पोल्यूशन एडवर्सली अफेक्ट ह्यूमन हेल्थ, एनिमल, प्लांट। ऐसा नहीं है आप जो पोल्यूशन कर रहे हो उससे आपको नुकसान ना हो रहा हो, जो एनिमल्स हैं या प्लांट्स हैं उनको नुकसान हो। एक्चुअली ये कम्युलेटिव इफेक्ट डाल रहा है, सारे प्लांट्स हो गए, आप चाहे एनिमल्स ले लो या आप ह्यूमन बॉडीज की बात कर लो, सभी पर ये इफेक्ट आएगा ही आएगा, एयर पोल्यूशन। उसके बाद क्या बात करते हैं? वाटर पोल्यूशन। वाटर पोल्यूशन क्या होता है? जब ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक इंडस्ट्रियल वेस्ट कहाँ पर डिस्चार्ज किया जाता है? रिवर में। तो ये देख रहे हैं ना आप कैसी हालत कर दी इस पर, मतलब दया करो कुछ तो, मतलब थोड़ा बहुत तो इसको सोचना चाहिए ना कि इसकी सफाई भी बनी रहे और हमारा काम भी चल जाए। पर नहीं, हमें क्या करना है? ज़्यादा से ज़्यादा मटेरियल अपना सप्लाई कर देंगे। तो इसके मेन जो कल्प्रेट्स हैं वो कौन कौन से हैं? पेपर इंडस्ट्रीज हो गई, पल्प हो गई, केमिकल हो गई, टेक्सटाइल हो गई, डाइंग हो गई और आपका पेट्रोलियम रिफाइनरीज हो गई, ठीक है। ये सब क्या है? इनकी वजह से बहुत ज़्यादा वाटर पोल्यूशन हो रहा है। वाटर पोल्यूशन कैसे होता है? जब आप इनऑर्गेनिक या ऑर्गेनिक कोई भी इंडस्ट्रियल वेस्ट होता है उसको आप कब जब रिवर या किसी स्ट्रीम में फेंक देते हैं, वाटर की स्ट्रीम में, तो वहां पर क्या होता है? जो वाटर की क्वालिटी है, क्वालिटी खराब हो जाती है। तो जब क्वालिटी खराब होती है वाटर की तो उसको क्या बोलते हैं? वाटर पोल्यूशन। उसके बाद अगला क्या आता है? थर्मल पॉल्यूशन। थर्मल पॉल्यूशन, जब भी हम लोग बात करते हैं थर्मल की तो मतलब किससे रिलेटेड होता है? हीट से रिलेटेड होता है। तो होता क्या है? जब भी कोई थर्मल प्लांट्स हम लोग लगाते हैं तो वहां पर क्या करते हैं? वाटर को हीट करके हॉट वाटर बनाते हैं, ठीक है। और उसको क्या करना चाहिए? रिवर में हम लोग छोड़ देते हैं, ठंडा करने से पहले हम क्या करते हैं? उसको छोड़ देते हैं। तो क्या होता है? जो वेस्ट निकल के आता है, न्यूक्लियर पावर प्लांट या न्यूक्लियर वेपन्स वगैरह जब बनते हैं तो उनसे क्या क्या दिक्कतें आती हैं? ये सब दिक्कतें हो सकती है। तो पानी जो हम डिस्चार्ज करते हैं वो गर्म कर देते हैं, गर्म पानी जो होता है हमारा हॉट वाटर उसी को डिस्चार्ज कर देते हैं, जबकि कूल करना चाहिए। तो उसकी वजह से क्या होता है? थर्मल पोल्यूशन होता है। सॉइल एंड वाटर पोल्यूशन भी इसी से रिलेट करते हैं, क्योंकि अगर एक बार पानी जो आपने डिस्चार्ज किया अगर वो हीट है और वो उसने जाके अगले पानी को आपको पोल्यूट कर दिया तो वाटर पोल्यूशन भी अपने आप हो जाएगा, ठीक है। और क्या होता है? रेन वाटर जो होता है पर्कुलेट करता है सॉइल के थ्रू, मतलब जो बारिश होती है तो वो पानी क्या करता है? आपका जो सॉइल है सरफेस पर उससे थ्रू होके पास करता हुआ ये नीचे की तरफ जाता है। तो अगर ग्राउंड पर पोल्यूशन होगा तो वो पोल्यूशन कहाँ पे चला जाएगा? हमारा ये जो रेन वाटर का पानी जा रहा है ये ऊपर से नीचे, तो उसके साथ साथ चला जाएगा और ग्राउंड वाटर को भी क्या कर देगा? ये पोल्यूट कर देगा, ठीक है। अगला क्या निकल के आता है? नॉइस पोल्यूशन। जरा देखो इस बच्चे को, बेचारा ये एकदम इरिटेट हो गया, बोलते हैं ना इरिटेशन हो रहा है। ये देखो कान एकदम से बंद कर लिए कि भाई अब बस रहने दो, अब ज़्यादा मत करो, अब ज़्यादा मत करो। नॉइस पोल्यूशन में भी यही सेम कंडीशन होती है। जब एक टाइम तक आप बराबर ऐसी अनएनोइंग या आपको जो पसंद नहीं है आप नॉइस को सुनते रहते हैं तो वो क्या हो जाता है? आपको पोल्यूशन हो जाती है। तो इंडस्ट्रियल एंड कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी, मशीनरी, फैक्ट्री इक्विपमेंट, जनरेटर्स, सॉ एंड न्यूमेटिक एंड इलेक्ट्रिक ड्रिल्स आल्सो मेक अ लॉट ऑफ नॉइस। आप देखते हैं ना बराबर खट 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 खट, जब भी कोई मैन्युफैक्चरिंग होती है चीज़ कहीं भी आप बात करें इंडस्ट्री की, तो वहाँ पर क्या बहुत सारे टूल्स बराबर चलते रहते हैं। तो उसकी वजह से क्या होते हैं? जो वहाँ पर वर्कर्स होते हैं एक टाइम के बाद उन्हें भी इरिटेशन होने लगती है। तो नॉइस पोल्यूशन नॉट ओनली रिजल्ट इन इरिटेशन, केवल इरिटेशन नहीं होता है और आपको क्या आती है? गुस्सा भी आती है। इट कैन आल्सो कॉज हियरिंग इम्पेयरमेंट, आपको मतलब सुनाई देना बंद हो सकता है एक टाइम के बाद। हार्ट रेट, जो आपका ब्लड रेट है वो भी इंक्रीज कर सकता है। ये बच्चे को देख रहे हो ना, अभी इसने कान को बंद किया है, क्या बोल रहा है कि भाई बस करो, अब मत करो आवाज़। अगर ज़्यादा देर तक अभी आवाज़ हुई तो ये क्या करेगा? उठेगा, फिर इसको आएगी गुस्सा, ठीक है। अब फिर उसके बाद जो करेगा वो यही जान सकता है, ठीक है। इसलिए ज़्यादा मत करो किसी को दिक्कत। उसके बाद क्या है? अब जो हमारा एनवायरनमेंट का डिग्रेड हो रहा है उसको हम कैसे कम से कम कर सकते हैं? किस किस चीज़ों के द्वारा हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं? तो किन किन चीज़ों के द्वारा कंट्रोल कम कर सकते हैं इसको? minimizing use water for processing by reusing and recycling it into 2 or more successive stage।
मतलब क्या बोल रहा है, जो भी हम पानी यूज कर रहे हैं मटेरियल को प्रोसेस करने के लिए उसको कम से कम करें, और प्लस में क्या करें, उसको रीयूज भी कर लें, रिसाइकिल भी कर लें। एक स्टेज में अगर हमने उसको यूज कर लिया तो अगली स्टेज में फिर कैसे हम उसको रिसाइकिल करके दूसरी स्टेज में यूज कर सकते हैं, उस बारे में हमें यहाँ पर ध्यान देना चाहिए। इससे क्या होगा, हमारा वाटर पोल्यूशन कम से कम होगा। हमने क्या बोला यहाँ पर, किसी भी चीज़ को रोकना एक सोल्यूशन नहीं है, पर उस चीज़ की वजह से जो यहाँ पर नुकसान आ रहा है वहाँ पर हम लोग कैसे कम कर सकते हैं, इस चीज़ को हमें सोचना है। तो इंडस्ट्रीज़ को हम बंद नहीं कर सकते, क्लोज नहीं कर सकते, पर इंडस्ट्रीज़ की वजह से जो हमारा इन्वायरमेंट में पोल्यूशन हो रहा है उसको कम कैसे कर सकते हैं, इस पर तो हम लोग चर्चा कर ही सकते हैं, इस पर तो हम लोग बात कर ही सकते हैं, इस पर तो हम लोग पॉइंट निकाल सकते हैं कि आखिर वो कौन से पॉइंट होंगे जो हमें हेल्प करेंगे। उसके बाद अगला पॉइंट क्या आता है, हार्वेस्टिंग ऑफ रेन वाटर टू मीट वाटर रिक्वायरमेंट। मतलब हार्वेस्टिंग का नाम सुना है आपने, जब भी बरसात होता है उसके पानी को क्या है, ग्राउंड में अच्छे से चला जाए, जिससे हमारा ग्राउंड वाटर का जो लेवल है वो इंक्रीज करता रहे। ठीक है, एक तरीके से वही अगेन कह लो कि हम लोग जो वाटर है हमारा उसको प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं कहीं ना कहीं। ट्रीटिंग हॉट वाटर एंड एफ्लुएंट बिफोर रिलीजिंग देम इनटू रिवर्स एंड पॉइंट। मतलब कि जो हॉट वाटर है जिसको कि हम रिलीज करने वाले हैं रिवर्स और पॉइंट में, उसको रिलीज करने से पहले क्या करना पड़ेगा, हमें आपका जो है ट्रीट करना पड़ेगा हमें हॉट वाटर को। ठीक है, तो ट्रीटमेंट किस तरीके से होगा, जो इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट होते हैं उनको 3 फेसेस में हम लोग ट्रीट कर सकते हैं। सबसे पहला फेस कौन सा होता है, प्राइमरी ट्रीटमेंट। मैकेनिकल मीन्स मतलब स्क्रीन लगाएंगे, मतलब स्क्रीन देखा होगा ना आपने, छन्नी वगैरह कि पानी आया तो वहाँ पर जो भी हैवी मटेरियल है वो निकल के आ जाएगा, कचरा हो गया आपका, प्लास्टिक हो गया, जो भी है वो निकल के आ जाएगा, और जो भी है उनको ग्राइंड कर देंगे और फ्लॉक्स मतलब गुच्छे टाइप के बना लेंगे, जो फ्लॉक्स वगैरह होते हैं ना, तो वो आराम से हम उनको सेडिमेंट करवा लेंगे, वो नीचे बैठ जाएंगे और फिर उनको आराम से हम लोग निकाल सकते हैं। अगला क्या होता है, सेकेंडरी ट्रीटमेंट और बायोलॉजिकल। मतलब कि जब ये हो गया हमारा जो हैवी पार्टिकल्स थे वो हमने निकाल लिया, जो छोटे छोटे पार्टिकल्स रह गए उनको किस तरीके से निकालते हैं, बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट। कुछ ना कुछ बैक्टीरिया होते हैं वो उन जो हमारा जो इम्प्योरिटीज है उनको खाकर उनके साथ रिएक्शन करके उनको सेटल करके और फिर अगेन हम लोग किस में जाते हैं, टर्सरी में। टर्सरी में क्या होता है, बायोलॉजिकल प्रोसेस, केमिकल, फिजिकल प्रोसेस। इट इन्वॉल्व रिसाइकलिंग ऑफ वेस्ट वाटर। मतलब कि जो वेस्ट वाटर हम लोग नदी या जो हमारा वेस्ट वाटर था जिसको कि हम रिवर या पॉन्ड में फेंकने वाले थे, तो उसको क्या हम लोग पूरा प्रोसेस करके, ताकि जो वेस्ट वाटर है वो हमारा बिल्कुल सही तरीके से हम लोग उसको ट्रीट करके भेजें ताकि उसको आगे भी यूज कर सकें। ठीक है, उसके बाद क्या हमें मिनिमाइज करना है एनवायरनमेंट के पोल्यूशन को। तो क्या क्या स्टेप्स उठाने चाहिए, तो सबसे पहले ग्राउंड वाटर से बहुत ज़्यादा हमें पानी नहीं निकालना चाहिए। ठीक है, सबसे पहली बात हम लोग ध्यान रखेंगे। दूसरी चीज़, पर्टिकुलेट मैटर इन दी एयर कैन बी रिड्यूस बाई फिटिंग स्मोक स्टैक्स। मतलब कि स्मोक जो स्टैक्स आती है उनको हम लोग लगा सकते हैं वहाँ पर। तो वो क्या करेंगे, जो पर्टिकुलेट मैटर निकलने वाले हैं हमारी जो इंडस्ट्रीज से, उसको क्या करेंगे, अपने अंदर स्टोर कर लेंगे। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक प्रेसिपिटेटर भी यही करता है, फैब्रिक फिल्टर्स, स्क्रबर भी हम लोग ये सब लगा सकते हैं। तो स्मोक कैन बी रिड्यूस्ड बाय यूजिंग ऑयल और गैस इंस्टेड ऑफ कोल इन फैक्ट्रीज। तो जो स्मोक है उसको कैसे रिड्यूस किया जा सकता है, ऑयल और गैस का हम लोग यूज करें, किसकी जगह पर, कोल की जगह पर। मशीनरी एंड इक्विपमेंट कैन बी यूज्ड एंड जनरेटर्स शुड बी फिटेड विद साइलेंसर। मतलब कि जो आवाज़ हो रही है, नॉइज पोल्यूशन, उसको क्या रोकने के लिए साइलेंसर्स हम लोग वहाँ पर लगा सकते हैं जिससे साइलेंस बनी रहे। ऑलमोस्ट ऑल मशीनरी कैन बी रीडिजाइन टू इंक्रीज एनर्जी इफिशियंसी एंड रिड्यूस नॉइज। आजकल आपने देखा होगा एक स्टार लग के आते हैं, जैसे आप एसी खरीदने जाओ तो वहाँ पर बोलता है ना 4 स्टार एसी है, 3 स्टार एसी है। तो ये सब क्या होता है, इसका मतलब होता है 4 स्टार का मतलब ज़्यादा एनर्जी इफिशियंट, 3 स्टार का मतलब कम एनर्जी इफिशियंट। तो मतलब कि जितना अच्छा एनर्जी इफिशियंट होगा उतना ज़्यादा क्या करेगा, वो एनर्जी कम यूज करेगा। तो क्या होगा, हमारा एनवायरनमेंट को पोल्यूशन कम होगा। ये था आपका पूरा चैप्टर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। और यहाँ पर हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, एक बार जल्दी से क्विक रिकॉल कर लेते हैं चीज़ों को। सबसे पहले हम लोगों ने देखा मैन्युफैक्चरिंग क्या होता है, फिर मैन्युफैक्चरिंग के बाद हम लोगों ने देखा किस तरीके से ये हमारे जीडीपी में हेल्प करता है, किस तरीके से हमारे एम्प्लॉयमेंट में हेल्प करता है। फिर देखा कि एग्रो बेस्ड और मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज़ क्या होती है। फिर देखा कि जो इंडस्ट्रीज़ होती है वो किस तरीके से कैपिटल पर भी डिपेंड करती है, किस तरीके से जो मटेरियल वहाँ पर यूज हो रहा है उस पर भी डिपेंड करती है, किस तरीके से पार्टनरशिप पर भी डिपेंड करती है, प्राइवेट, पब्लिक और आपका जॉइंट वेंचर और कॉरपोरेट इन्वेस्टमेंट आपका था। उसके बाद क्या देखा, एक एक करके हमने सारी इंडस्ट्रीज़ को देखा। एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री जो थी हमारी, मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज़ थी, उस इंडस्ट्रीज़ की वजह से कुछ ना कुछ पोल्यूशन हो रहा था। उन पोल्यूशंस को भी हमने एक बार अच्छे से देख लिया, और जो पोल्यूशन हो रहा था उसके लिए हम क्या क्या यूज कर सकते हैं, क्या क्या चीज़ें ला सकते हैं, तो उनको भी हमने एक बार अच्छे से देख लिया। आई होप आपको ये चैप्टर क्लियर हो गया होगा। अगर आपको अभी भी कोई दिक्कत आती है
तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें पूछ सकते हैं, हमारी कॉन्सेप्ट हंट की टीम आपका रिप्लाई करेगी। और गाइस अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, और अगर इस चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो जब भी आए तो आपको सबसे पहले मिल जाए। थैंक यू दोस्तों, बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ।